मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। अच्छा जी, क्लास लास्ट टाइम जो है वो हमने मार्केटिंग स्टार्ट की थी और जो आपको स्लाइड्स मैंने सेंड किए हैं वो उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड थी। ऑल्दो इसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग है चैप्टर नंबर 10, जो मार्केटिंग का पार्ट स्टार्ट है। इस चैप्टर के अंदर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, मार्केटिंग एनवायरनमेंट देखेंगे और कंज्यूमर बिहेवियर। आज जो हमने देखना है वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट देखनी है और फिर उसके बाद जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर है। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली कंज्यूमर बिहेवियर भी शायद हम टच कर लेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। क्योंकि इंट्रोडक्शन का है चैप्टर नंबर 10 आपकी बुक का, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग और द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट द मार्केटिंग। सो कल हमने ये सारी चीजें देखी थी। इसमें जो कुछ जो मेजर पॉइंट्स जो सिमिलर हैं आपकी बुक से रिलेटेड, वो 4 पॉसिबल अप्रोचेस टू सेलिंग अ प्रोडक्ट हैं। 4 पॉसिबल अप्रोचेस हैं जब आप अपने एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसके अंदर सेल्स ओरिएंटेशन है, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है और लास्ट जो है वो मार्केटिंग ओरिएंटेशन है। और ये कल भी हमने देखा था कि जो बेस्ट मेथड है या बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है वो कौन सी है, वो मार्केटिंग ओरिएंटेशन अप्रोच है। खैर जो कल हमने पढ़ा था उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्या कुछ हमने देखा था। ठीक है, मार्केटिंग की डेफिनेशन हमने देखी थी। ठीक है, कि मार्केटिंग डेफिनेशन क्या है। एक डेफिनेशन यहाँ पे और एक मैंने बुक की आपकी एक्सप्लेन की थी। इस डेफिनेशन के अंदर जो मेजर एम्फेसिस है वो इट्स अबाउट द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, ये आजकल की जो रीसेंट एग्जाम्पल है एज डिसेंट डेफिनेशन अबाउट द मार्केटिंग। ठीक है, पहले लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर एम्फेसाइज वाकई नहीं होता था और कंपनीज का एम्फेसिस होता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को जो है वो हम बेचें, जो कि सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम बेच सकते हैं बेचें। तो इट वाज मोर ऑफ ए सेलिंग। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एम्फेसाइज होता था। जब बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। ये कस्टमर वैल्यू की हमने बात की है, हमने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स की बात की है, कस्टमर की डिमांड की बात की है। वो सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं जिसकी वजह से ही कंपनीज पॉसिबल होती हैं कि वो एक कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। एक और डेफिनेशन कल हमने देखी थी जिसमें कि आप, ये एक प्रोसेस है मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को प्रॉफिटेबली। यानी कि आप प्रॉफिट के साथ आइडेंटिफाई करना और सेटिस्फाइड करना कस्टमर की नीड्स को। ठीक है, खैर ये तो इंट्रोडक्शन था और जैसे कि इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन था कि बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर एक्विटी में हमने देखा था कि क्या फायदा होता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप जब बिल्ड करते हैं तो कस्टमर की रिटेंशन होती है और कस्टमर जो है वो बार बार आपसे ही प्रोडक्ट खरीदता है और आपको एडवांटेज मिलता है अपने कंपैटिटर्स के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने देखी थी मार्केटिंग प्रोसेस की डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर हमने 4 चीजें देखी थी जो कि आपके एंड पे है
इसको हम लास्ट में, आज की लास्ट स्लाइड में जो इसकी रिवीजन किया उसमें मैं दोबारा आपको बता दूंगा कि क्या है। मार्केट प्लेस हमने देखनी है, ठीक है। और मार्केट प्लेस हमने कहा था, मार्केट उसे कहते हैं वेयर बायर्स मीट्स द सेलर, उसको हम मार्केट कहते हैं। ओलेक्स की जैसे टैग लाइन है आजकल, जैसे ऑनलाइन मार्केट है तो द ऑनलाइन मार्केट प्लेस, और ओलेक्स का जो है वो टैग लाइन में आता है कि वेयर बायर्स मीट्स द सेलर। तो यही होता है, एक मार्केट वो होती है जहाँ पे बायर जो है वो सेलर से मिलता है। लोग बेचने के लिए वहां पे जाते हैं या ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और लोग वहां पे जाके अपनी चीजें खरीदते हैं, अपने रिक्वायरमेंट और जो हम कहते हैं नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग चीजें बाय करते हैं। क्योंकि कल एक क्वेश्चन आया था मार्केट प्लेस के, तो मार्केट प्लेस सिंपल वर्ड के अंदर जहां पे बायर्स जो है वो सेलर से मिलता है, दैट इज अ मार्केट प्लेस। डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी फिर हमने देखी थी। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम that delivers superior value, superior than your customer competitors, ठीक है। Build profitable relationship and create customer delight, relationship building, after sales services, guarantees, warranties, ठीक है। आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, उसकी प्राइस, ये सारी चीजें क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं आपके अपने कस्टमर से, और कस्टमर खुश होता है। एंड लास्ट जो हमने देखा था, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न, जिसमें कस्टमर इक्विटी की बात की है, कस्टमर रिटेंशन की बात की है, रेपिटेशन की बात की है हमने। और जब वो चीज बाय करता है तो वो उसके अगेंस्ट आपको पैसे देता है, ठीक है। और जब चीज बाय करता है और पैसे देता है, इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, ये एक एक्सचेंज है। एक्सचेंज के भी कल डिस्कस हुआ था कि बार्टर है, बार्टर के अंदर जहाँ पे आप प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट लेते हो, वो भी एक एक्सचेंज होता है, तबादला होता है। लेकिन बार्टर की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर आप प्रोडक्ट के बदले पैसे नहीं देते, बल्कि प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट ही देते हो। आपको कोई चीज़ ज़रूरत है और दूसरे के पास कोई चीज़ मौजूद है, जिन्स है, अजनास है, आप अपनी चीज़ उससे देते हो और उससे वो चीज़ ले लेते हो, दैट्स नोन एज ए बार्टर। लेकिन एक्सचेंज के अंदर ये भी एक्सचेंज होती है, तबादला होता है। एक्सचेंज का लिटरली मतलब तबादला है। तो एक्सचेंज में ये भी आपने एक एक्सचेंज किया, तबादला किया, लेकिन इसमें आपने वाया बार्टर प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज किया। दूसरी चीज जो है वो एक्सचेंज होते हैं कि आपने कोई चीज ली और उसके अगेंस्ट पैसे दिए, तो वो भी एक्सचेंज कहलाता है। खैर ये एक बीच में पॉइंट ऑफ डिस्कशन था जो हमने डिस्कस किया, कल वो आया था, इस वजह से मैंने इसको जिक्र किया। नीड्स वांट्स एंड डिमांड देखिए, नीड जरूरत है, जैसे खाना जरूरत है। वांट बाय ड्राइव बाय द कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। कल्चर के अकॉर्डिंग अगर एक पिशावर में है, उसकी नीड है खाना खाना, तो उसकी वांट होगी कि मैं चपली कबाब खाऊं और काबली पुलाव खाऊं, ठीक है। अगर एक पंजाब के अंदर है तो उसकी वांट कल्चर से और इंडिविजुअल है कि वो लस्सी और मकई की रोटी से खाए, ठीक है। तो नीड्स जरूरत है, बेसिक फिजिकल सोशल इंडिविजुअल नीड है, और वांट इज बैक्ड बाय द और शेप्ड बाय द कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी, ठीक है। फिर हमने डिमांड देखा था, वांट्स बैक्ड बाय द बाइंग पावर, जिसकी बाइंग पावर होगी, लोगों की इस्तात के अंदर होगा, अप्रोच के अंदर होगा, तो दैट बिकम्स द डिमांड। और डिमांड के लिहाज से आज हम इकोनॉमिकल फैक्टर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के अंदर, कि कैसे इकोनॉमिकल फैक्टर जो एनवायरनमेंट है वो इकोनॉमिकल फैक्टर डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। कि लोगों की अगर मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी तो लोग चीजें ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे। मार्केट ऑफरिंग्स, कंपनी सर्विसेज भी देती हैं, प्रोडक्ट भी देती हैं, इंफॉर्मेशन भी और एक्सपीरियंस भी देती हैं। ये कल हमने डिस्कस किया। मार्केटिंग मायोपिया, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है। मायोपिया, मोस्टली कंपनीज मार्केटिंग मायोपिया में आ जाती हैं, प्रोडक्ट मायोपिया के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया था, जैसे कोडक ने ओवरऑल कंपनी क्या है, डिजिटल कैमरा की फोटोग्राफी की कंपनी है, तो उसी में वो लैग कर रही है कोडक, और वो compete नहीं कर सकी सोनी से इन डिजिटल कैमरास के लिहाज से। नोकिया ने जैसे लूज शेयर कर दिया जब उसने एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, दैट वाज अ मार्केटिंग मायोपिया।
साथ साथ एक कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट मायोपिया, ठीक है। प्रोडक्ट मायोपिया के अंदर हमने ये देखा था, जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने बनाने हैं चूहे मार मशीन, या जिसे हम कहते हैं क्लुक्की, और कंपनी इस चीज के अंदर नैरोली फोकस कर रही है कि मैं वो क्लुक्की कैसे बनाऊं। चूहे की साइकी को भी स्टडी कर रहे हैं, चूहा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे वो चीज पिक करेगा, एकदम से जो है वो क्लुक्की चल जाएगी और चूहा ग्रिप हो जाएगा, और इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी क्विकली, कितने माइक्रो सेकंड के अंदर वो क्लुक्की में पकड़ा जाएगा, चीज रखनी कहाँ पे है, चीज का वेट कितना होना चाहिए, वो इस चीज पे लगी हुई है। और कंपैटिटर ने क्या किया, उसने चूहे मार गोलियां बना दी। तो असल पर्पस क्या था, नीड की यहाँ पे बात करते हैं, असल जरूरत थी चूहा मारने की। तो वो चाहे आप क्लुक्की से मारें, चाहे आप पाउडर बना लें, चाहे आप गोलियां बना दें, मारना तो आपने चूहा है। लेकिन आप प्रोडक्ट मायोपिया के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर इतने घुस के, इतनी मायोपिक आपकी थिंकिंग होगी कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर इनोवेट कर रहे हैं, उसके एंगल्स देख रहे हैं, और आप उसी के बारे में सोच रहे हैं कि आपके कंपैटिटर ने गोलियां निकाल दी और वो आपके प्रोडक्ट से ज्यादा इफेक्टिव थी। तो ये आपकी क्या थी, प्रोडक्ट मायोपिया, कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मायोपिक थिंकिंग, नैरोली थिंकिंग थी, और आपने असल पर्पस जो है उसको खो दिया, और कस्टमर ने, कंपैटिटर ने गोलियां निकाल दी और वो आपसे compete कर गया, मार्केट के अंदर लीड कर गया, ठीक है। अच्छा, कल यहाँ पे जो टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा कि वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, और एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे जिक्र किया था वैल्यू फॉर मनी का। वैल्यू फॉर मनी का था, जिसके अंदर एक एग्जांपल मैंने दी थी जीन्स की पैंट की, जब आप बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉरी क्लास फॉर द डिस्टर्बेंस। वैल्यू फॉर मनी की हमने बात की थी, और उसमें जैसे जीन्स की पैंट की मैंने एग्जांपल दी है कि आप 1000 रुपए की लेते हैं और 3-4 साल से चला रहे होते हैं, कोई आपसे पूछता है कि कैसी रही, तो आप कहते हैं पैसे पूरे कर गए, तो दैट्स अ वैल्यू फॉर मनी। ये कॉन्सेप्ट लाजमी है, बहुत जरूरी है। जब आप लो वैल्यू देते हैं और हाई चार्ज करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस होती है, आपकी कंपनी नहीं चलेगी। आपकी वैल्यू सेम होती है और प्राइस जो है वो आप स्टैंडर्ड चार्ज करते हैं, फिर भी नहीं चलती है। तो आपने मीट करना है जो वैल्यू आप दे रहे हैं, ठीक है, जो क्वालिटी आप दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आप राइट प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, एक चीज, आदमी जब कस्टमर महंगी लेगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये चीज ज्यादा अरसे चलेगी भी, ठीक है। एक नोकिया का मोबाइल ले रहे हैं और एक क्यू मोबाइल ले रहे हैं, तो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि ये अगर महंगा ले रहा हूँ तो चलेगा भी। एप्पल का ले रहा हूँ तो ये ज्यादा रिलायबल है, ड्यूरेबल है, ठीक है, और ये चलेगा एज कम्पेयर टू नोकिया के। तो ये यहाँ पे उसने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। सेट द राइट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, नॉट टू हाई नॉट टू लो, ठीक है। और कस्टमर क्या चाहता है, वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशंस एंड सेटिस्फेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट जो इसके अंदर है, हमने देखा था एक्सचेंज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ए टिपिकल एक जो है वो मार्केट और द सेट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल बायर ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो नीचे मेजर एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, आज का टॉपिक ये है कि एनवायरमेंटल फोर्सेस, फैक्टर्स कौन से हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपके ओवरऑल मार्केटिंग को। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, किस कस्टमर को हमने सर्व करना है और कैसे हमने बेस्ट सर्व करना है, ठीक है। जैसे मैं बताया कि मार्केटिंग का पहले कॉन्सेप्ट था सब कुछ बनाओ सबको बेचो, सब कुछ बनाओ सबको बेचो। लेकिन अब ऑथर क्या कहता है, नहीं, एक सेगमेंट को चूज कर लो और उसकी जरूरियात को बेटर सर्व करो, जिसका सेकंड पॉइंट है, हाउ कैन वी बेस्ट सर्व दीज कस्टमर, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, सेगमेंटेशन का, टारगेट मार्केट का। सेगमेंट्स बने हुए मार्केट के अंदर, उसमें से आपने टारगेट मार्केट को चूज करना है, ये आगे हम
देखेंगे, ठीक है। सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट और पोजीशनिंग आगे टॉपिक आएगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम उसमें देखेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन की हमने बात की है, ऊपर क्या वैल्यू दे रहा है अपने कस्टमर को, द स्मार्टेस्ट वे टू गेट अराउंड। एप्पल और आईफोन क्या दे रहे हैं, द एक्सपीरियंस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, एप्पल आईफोन कहता है, एंड दीज आर द वैल्यू प्रोपोजिशन, ये वो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। उबर क्या कर रहा है और एप्पल क्या कर रहा है, ये हमने कल देखा था। अच्छा, ये आ गया मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। अगर इसके अंदर हम सोसाइटी को छोड़ दें और हम चार देख लें, तो यही चार ऑथर ने डिस्कस किए हैं कि 4 पॉसिबल अप्रोचेस टू सेलिंग अ प्रोडक्ट: सेल्स ओरिएंटेशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड द मार्केटिंग ओरिएंटेशन। और मार्केटिंग ओरिएंटेशन को जैसे मैं बताया कि ये हर एक के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट approach to sell a product, and that is a marketing orientation, ठीक है, वो marketing orientation है। मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दोबारा ही बता रहा हूँ आपको, एंड इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन की कुछ समझ नहीं आई है, आई डोंट नो क्या आप कहना चाह रहे हैं, इसके क्वेश्चन की कुछ समझ नहीं आई है। खैर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एम्फेसाइज कर देता हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दें। प्रोडक्शन के अंदर एम्फेसाइज अलबत्ता होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। मास प्रोडक्शन एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट, जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। आप बल्क के अंदर बाय करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं और बल्क के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ से आपकी एम्फेसिस होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करना और उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आप प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं, प्रोडक्ट को बेहतर करते हैं। मैंने मोबाइल फोन्स की बात की कि आज तक कितने इनोवेट हुए। प्रिंटर की बात की, प्रिंटर है, स्कैनर है, फोटोकॉपियर है, फैक्स मशीन है, टेलीफोन है उसके अंदर। सो दैट्स अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट आपने बना लिया है, मास प्रोडक्शन भी कर ली, प्रोडक्ट को भी इनोवेट कर लिया। अब आपका एम्फेसाइज है ज्यादा से ज्यादा यूनिट आपने सेल करने हैं, बेचने हैं। अच्छा, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी क्लियर। क्यों ऑथर ने ये नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स पीछे जिक्र की हैं? क्योंकि ऑथर कहता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आप रियल में कस्टमर की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स को देखते हैं और उसके अगेंस्ट फिर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर तो मैंने बड़ी डिटेल के अंदर एग्जांपल्स दी थी, और मैंने आईबीएम की बात की, मैंने जेरोक्स की बात की है कि जेरोक्स के अंदर अब कस्टमर क्या चाहते हैं। इन्वायरमेंट चेंज हो गया, आज हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट चेंज हो गई है, कंपैटिटर्स पूरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम दे रहे हैं और जेरोक्स वही पुराने फोटोकॉपियर बना रहा है। जेरोक्स की जो मशीन है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है। और जब जेरोक्स का नया सीईओ आया तो उसने एम्फेसाइज किया कि ये तो मार्केटिंग में लैग कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन के अंदर लगे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट को कैसे बेहतर फोटोकॉपियर मशीन बनाए। वो ये नहीं देख रहे कि क्लाइंट को जो है वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए कि उसी मशीन से सिर्फ फोटोकॉपी ना हो। क्लास में दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ, सिर्फ फोटोकॉपी ना हो, क्योंकि अब क्लाइंट्स की नीड्स, उसकी वांट्स चेंज हो गई हैं। क्योंकि वो कंपनी कॉम्पैक्ट, कैनन या किसी और की भी एचपी की फोटोकॉपियर मशीन ले रहे हैं, मैं एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो सिर्फ फोटोकॉपियर मशीन नहीं है बल्कि वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कि जिसके अंदर वो स्कैन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट कर सकते हैं और फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। अब लोगों की नीड्स ये हो गई हैं, क्यों? कंपैटिटर्स ने उनकी नीड्स को चेंज कर दिया है। एक मशीन के अंदर उनका पूरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जेरोक्स पहले इसको नहीं देख रहा था, नया सीईओ आया, उसने नीड्स आइडेंटिफाई की, उन नीड्स के अकॉर्डिंग फिर उसने वो प्रोडक्ट दिया जो कि कंपैटिटर से बेहतर था और जो कि सिर्फ
फोटोकॉपियर नहीं था, बल्कि वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। ठीक हो गया। एचपी की एग्जांपल मैंने दी थी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कि एचपी के अंदर जब लेडी कार्ली आई 2003 की मैंने बात की थी, तो उसने देखा कि ये कंपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और प्रोडक्ट को एम्फेसाइज कर रही है, क्योंकि जो फाउंडर है उसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर लगा हुआ है, प्रोडक्ट को इनोवेट कर रहा है। कस्टमर क्या चाहता है वो नहीं देख रहे, अपने तौर के ऊपर प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स नहीं ले रहे। और मैंने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बताया था, मार्केटिंग ओरिएंटेशन में, कि स्कारले ने 90 डेज लिए सिर्फ कस्टमर से बात करने की, सिर्फ कंपैटिटर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, 90 दिन, 3 मंथ्स के कस्टमर क्या चाहता है उसको स्टडी किया, मार्केट में कंपैटिटर्स के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनको स्टडी किया, उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है। तो ये उसने स्टडी किया 90 डेज, एंड दैट इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेना। और कंपनी एचपी बहुत अरसा हो गया था कस्टमर को इग्नोर कर रही थी, उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स, उनकी वांट्स को नहीं ले रही थी। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है, कस्टमर की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स को लेना और उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज देना। सेम केस था, मैंने आपको आईबीएम का जिक्र किया। आईबीएम में ये छोटी कंपनीज नहीं, ये बड़ी कंपनीज हैं, ये लैक ऑफ फोकस है और ये मार्केटिंग मायोपिया के अंदर आ जाती हैं और एक वक्त होता है वो आइडेंटिफाई नहीं करती हैं। खैर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी रीज़न है, सम टाइम आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी फर्म हायर करते हो और सम टाइम नया सीईओ आता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस मसले के अंदर फंसी हुई है। क्योंकि जब आप जिस मसले के अंदर फंसे होते हो तो आपकी एक ही पैराडाइम होता है, एक ही थिंकिंग होती है। बाहर से देखने वाला आपको फिर बताता है कि नहीं, आप जो है वो ऐसे नहीं, ऐसे करें। Your concept is product oriented, you should be or must be market oriented. कस्टमर क्या चाह रहा है, आप प्रोडक्ट बना के दें और कस्टमर लेगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका कंपैटिटर जो प्रोडक्ट दे रहा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बेटर फुलफिल कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था। ये वही बात है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मैस प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, ज्यादा से ज्यादा बना दिया आपने मैथ्स के अंदर, प्रोडक्ट को आपने इनोवेट कर दिया है, अब कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इसको बेचने की। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है आपने बनाना ही वो है जो कस्टमर चाहता है। ठीक है, जो कस्टमर चाहता है, एंड जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया, बेटर देन योर कंपैटिटर्स डू, जो आपका कंपैटिटर कर रहा है उससे बेहतर तरीके से आप करें। ठीक है, तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटी एट लार्ज आपने देखनी है जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, या आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ये उसी से रिलेटेड, कंज्यूमर क्या मांगता है, दे वांट सेटिस्फेक्शन, कंपनी प्रॉफिट चाहती है, और सोसाइटी क्या, ह्यूमन वेलफेयर। दैट्स अ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि ओवरऑल ह्यूमन वेलफेयर के लिए कंपनी ने काम करना है, दैट्स अ सोसाइटल मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन हमने देखे हैं। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे आपने रिलेशनशिप मैनेज करना है, कस्टमर परसीव वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, ये हम कॉन्सेप्ट पहले देख चुके हैं, वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, और बस यहाँ तक हमने किया था, बाकी आगे हमने कोई स्लाइड भी नहीं की थी। यू कैन से कि 23 स्लाइड से आगे 24, 25, 26, 27 जितनी भी स्लाइड्स हैं आगे हमने नहीं की थी, एक सिर्फ ये कस्टमर इक्विटी की थी। ठीक है, जो मैं शुरू में जिक्र कर चुका हूँ, दैट्स इट, ये सारा हमने कल किया था। और ये आखिर में वही आती है, क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। 4 पॉइंट्स अपने एंड पे हैं, 5th आप कस्टमर के एंड पे उससे ले रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी। ठीक है, understanding the marketplace and customer needs and wants, research customer and the marketplace,
रिसर्च करते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे नीड्स एंड वांट? थ्रू रिसर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे और कस्टमर का डाटा लेंगे। सेकेंड है कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, किस सेगमेंट को आपने टारगेट करना है, ठीक है, आप इसमें वो देखते हैं। थर्ड के अंदर आप 4 P's हैं, ठीक है, मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आप देखते हैं। फोर्थ के अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप जो है कस्टमर से बिल्ड करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ में वैल्यू फ्रॉम कस्टमर, जैसे मैंने बात की है, सेटिस्फाइड एंड लॉयल कस्टमर होगा तो फिर क्या है, लाइफ टाइम वो आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा और आप मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे कस्टमर की लॉयल्टी की वजह से। ठीक हो गया। आज जो हम देखेंगे क्लास वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने कल भी बताया कि आज का जो है वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम देखेंगे कंपनीज माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। मोस्ट प्रॉब्ली आपको शायद पता हो, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो के। और मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर डेमोग्राफिक मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, नेचुरल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल नेचुरल इन्वायरमेंट जिसके अंदर ग्रीन इश्यूज आते हैं, वेस्ट एंड रबिश आता है, दैट इज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा जो कुदरती माहौल है, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में एंड ओवरऑल इन्वायरमेंट में। तो ये वो नेचुरल इन्वायरमेंट है जो कि ग्रीन इश्यूज हैं, वेस्ट एंड रबिश के हैं, फैक्ट्री के वेस्टेज की बात करते हैं, तो ये वो नेचुरल एनवायरनमेंट है जो कि आपकी बुक के अंदर ही है। नेक्स्ट टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 10 का यही है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, द पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, द कल्चरल एनवायरनमेंट। ये सारे टॉपिक्स आपकी बुक से ही रिलेटेड हैं। ये आज का टॉपिक है जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा क्लास, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अगर हम स्ट्रेटजी के अंदर बात करते हैं तो सेम मार्केटिंग के अंदर भी ये है। सिंपल लफ्जों में ऑथर कहता है एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहां से नहीं पढ़ रहा, सिंपल बता रहा हूं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर वो चीज और हर कुछ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर है वो क्या कहलाती है, वो आपकी एनवायरनमेंट कहलाती है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर है वो एनवायरनमेंट कहलाएगी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इसमें वो कहता है कि द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, जो इम्पैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके असरात होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं उस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के। वही जो फैक्टर्स अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखे हैं, जिसके अंदर है पॉलिटिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है एंड लीगल फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स वाकई इम्पैक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। ये क्योंकि अभी हम इसी को देखेंगे कि कैसे इनका इम्पैक्ट होता है। ठीक हो गया। तो ये वो ऐसी फोर्सेस हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, और वो एक्टर्स जो आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद इट कस्टमर्स। ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो एनवायरनमेंट कहलाती है। एनवायरनमेंट दो टाइप की है, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन को आप छोड़ दें तो इन सिंपल अगर मैं आपको बता दूं तो माइक्रो वो एनवायरनमेंट है जो कि आपकी कंपनी के बिल्कुल साथ है। ठीक है, जो साथ एसोसिएटेड है, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम कहते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसी एनवायरनमेंट जो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से के साथ कनेक्टेड है, जो इमीडिएट है, वो माइक्रो कहलाती है। और ऐसे फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के साथ कनेक्टेड नहीं है वो मैक्रो, इमीडिएट कनेक्टेड नहीं है वो मैक्रो है। क्लास दूसरी चीज अगेन सुन लें कि माइक्रो और मैक्रो में ये फर्क है
कि जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट करती है जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं उसी के ऊपर, और मैक्रो हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, शायद थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो गया होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर ऑलपर्स है और ऑलपर्स की जो है सप्लायर का प्रॉब्लम हो गया और दूध की शॉर्टेज हो गई, तो वो इम्पैक्ट सिर्फ किसको होगा? दूध की इंडस्ट्री को ही होगा, और दूध से रिलेटेड मिल्क पैक को होगा, हलीब को होगा, शकरगंज वाले जो गुड मिल्क वाले हैं उनको इम्पैक्ट होगा, डेयरी उमंग को इम्पैक्ट होगा। उस मिल्क की शॉर्टेज का इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल कंपनी को नहीं होगा, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी को नहीं होगा, क्योंकि गाड़ियां बनाने के लिए तो मिल्क की सप्लाई की जरूरत नहीं है। तो जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट करती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। द वर्ड इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इंडस्ट्री क्या है? ठीक है, तो इंडस्ट्री हम ऐसी ग्रुप ऑफ कंपनीज को कहते हैं जो कि मिल के सेम या फिर सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं, इज नोन एज एन इंडस्ट्री। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट के जहन में सिंपल क्वेश्चन आता है जहां पे चीजें बनती हैं वो इंडस्ट्री कहलाती है। नहीं, बाय डेफिनेशन इंडस्ट्री हम कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज मिल के सेम या सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं वो एक इंडस्ट्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, तो वो कंपनीज जो गाड़ियां बनाती हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। कौन कौन सी? होंडा, टोयोटा, मित्सुबिशी, hyundai, सुजुकी, ये सारी कंपनीज मिला के क्या बना रही हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बना रही है। ठीक है, अब जो बात मैं करना चाह रहा था कि माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो इम्पैक्ट करती है, अगर आज ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट की शॉर्टेज है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑटोमोबाइल्स को होगा, उसका रिटेल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट करती है आपकी इंडस्ट्री को, लेकिन जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो इम्पैक्ट करती है सारी इंडस्ट्रीज को। जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिटिकल फैक्टर्स, नई गवर्नमेंट, नए लॉज आ गए, उनके सारे नए लॉज एंड रूल्स इम्पैक्ट करेंगे सारी इंडस्ट्रीज को। ठीक है, ये कंफ्यूज ना हो, ये टाइम टू टाइम आगे हम चलते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम देखें तो दो इन्वायरमेंट है, माइक्रो जो कि इमीडिएट है, डायरेक्ट है, आउटसाइड योर बाउंड्री ऑफ योर कंपनी, जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके साथ, वो माइक्रो इन्वायरमेंट कहलाती है। और जो ओवरऑल बिगर पिक्चर है वो आपकी मैक्रो कहलाती है। ठीक है, पहले हम माइक्रो देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स क्लोज टू द कंपनी, क्लोज टू द कंपनी, जो कंपनी से डायरेक्ट ताल्लुक है, दैट अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू सर्व इस कस्टमर, जो अफेक्ट करती है उसकी काबिलियत को कि वो कैसे अपने कस्टमर को बेटर सर्व कर सकता है। द कंपनी, कंपनी को इटसेल्फ, कंपनी के सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर मार्केट्स, कंपैटिटर्स एंड पब्लिक्स, ये सारी कौन से कहलाते हैं? ये उनकी माइक्रो एनवायरनमेंट कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सप्लायर अगर सप्लाई नहीं दे रहा तो इम्पैक्ट होगा कस्टमर के ऊपर, श्योरली इम्पैक्ट होगा। आप प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे, जब प्रोडक्ट बना नहीं सकेंगे तो प्रोडक्ट को आप मार्केट इंटरमीडिएट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है। सिर्फ एक सप्लायर आपको इम्पैक्ट करेगा कि आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, आपकी सप्लाई भी सही है, आपकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होगी, आपका डिस्ट्रीब्यूटर सही नहीं है, आप कस्टमर तक सामान पहुंचा ही नहीं सकते। बहुत ऐसा एरिया पिंडी इस्लामाबाद का है जहां पे आपका प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके क्या है, आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इसी को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देख लेते हैं, यहां से फर्दर क्लियर हो गया होगा। सेंटर में मार्केटिंग है, ठीक है, और एक्टर्स इन माइक्रो एनवायरनमेंट, जो कंपनी की माइक्रो एनवायरनमेंट है
कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के सप्लायर्स, ठीक है। मार्केट इंटरमीडियरीज, ये वो चीजें हैं जो कि आपकी फैक्ट्री से लेके या कंपनी से लेके आपके प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं। दे आर नॉन एज मार्केट इंटरमीडियरीज, ठीक है। जिसके अंदर आपके होलसेलर्स आते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, आपके रिटेलर्स आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स आती हैं। और जैसे अब ऑनलाइन कंपनीज के लिए जो कोरियर सर्विसेज वाले हैं, लैपर्ड्स आ गया, टीसीएस आ गया, ये सारी क्या कहलाती हैं? ये मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाती हैं। आपकी इस माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आपके कंपैटिटर्स हैं, ठीक है, कि आपके कंपैटिटर्स कौन कौन से हैं। जैसे ऑल्पर्स का कंपैटिटर मिल पैक है, मिल पैक का कंपैटिटर्स हलीब है, हलीब का कंपैटिटर्स गुड मिल्क वाले हैं, और ये सारे आपस में एक दूसरे के कंपैटिटर्स हैं, ठीक है। इन्होंने आपस में कैसे बैटल compete करना है, इनका ये काम है, और ये इनकी माइक्रो एनवायरनमेंट है। अब अगर मैं कहूं आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम में वॉल्स, यूनिलीवर की वॉल्स है, और उसका कंपैटिटर अमोर है, ठीक है। दे आर नॉट कंसर्न कि लिप्टन के अगेंस्ट टपाल दानेदार चाय के क्या स्ट्रेटजीज हैं, या ऑल्पर्स मिल के अगेंस्ट मिल पैक की क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि वो इनकी इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आता, वो कंपैटिटर्स ही उनके नहीं आते। ये आपस में कंसर्न है कि अमोर की क्या स्ट्रेटजीज हैं और वॉल्स की क्या स्ट्रेटजीज हैं। मिल पैक की क्या स्ट्रेटजी है, तो ऑल्पर्स कंसर्न होगा, हलीब कंसर्न होगा, गुड मिल्क शकरगंज वाले कंसर्न होंगे, नूरपुर वाले कंसर्न होंगे। तो ये आपके कंपैटिटर्स हैं जो आपकी माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। इसी लिहाज से अगर ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखें तो होंडा की क्या स्ट्रेटजीज हैं, टोयोटा की क्या है, सुजुकी की क्या है, ये आपस में कंपैटिटर्स हैं, और ये उनकी माइक्रो एनवायरनमेंट कहलाती है, ठीक है। दे आर नॉट कंसर्न कि ऑल्पर्स क्या कर रहा है, बिकॉज दैट्स नॉट देयर मार्केट, ये उनकी इंडस्ट्री की डोमेन में आते ही नहीं, ठीक है, कंपैटिटर्स। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कंपैटिटर्स हैं, वो आपके कंपैटिटर्स हैं, एंड यू आर कंसर्न विद दैट, यू आर नॉट कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द अदर पीपल व्हाट दे आर डूइंग। मैं इसकी जो है वो दोबारा से जो रिव्यू कर दूंगा। हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, और मैं क्विकली बताता हूँ, इसका रिव्यू भी आखिर में कर दूंगा। इन्वायरमेंट के अंदर हम दो टाइप के इन्वायरमेंट्स देखी हैं, और इन्वायरमेंट की बाय डेफिनेशन सिंपल लफ्जों के अंदर ये है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एनवायरमेंट, ठीक है। आगे ऑल्दो हम इन्वायरमेंट के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी पढ़ते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है जिसमें हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, वो हम सारे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आता है, कल्चर में वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स आती हैं, तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाती है। लेकिन टुडेज टॉपिक इज अबाउट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट अबाउट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इन्वायरमेंट। और आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट में हमने दो टाइप की इन्वायरमेंट देखी है, एक माइक्रो है, एक मैक्रो है। और अभी हम माइक्रो इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, वो जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल साथ कनेक्टेड है, आउटसाइड है, दैट इज अ माइक्रो इन्वायरमेंट। और उसी की डेफिनेशन के बाद ये हम डायग्राम पे हैं कि कंपनी है, कंपनी के सप्लायर्स हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, कंपैटिटर्स हैं, पब्लिक्स, ठीक है। पब्लिक के अंदर जनरल पब्लिक भी आती है, पब्लिक के प्रेशर के ग्रुप्स, वो लोग आते हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं। पब्लिक में लेबर्स की यूनियंस भी आती हैं, ठीक है। तो ये वो है जो कि आपके बिजनेस की अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि सही नहीं है, तो उसके ऊपर जो शोर मचाते हैं जो ग्रुप्स है, जो प्रेशर ग्रुप्स है, या फिर आपकी फैक्ट्री के अंदर
जो आपकी लेबर यूनियंस हैं वो पब्लिक्स के अंदर आती हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द कस्टमर। कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर हम हमारा टोटल फोकस एम्फेसाइज जो मार्केट ओरिएंटेशन में है, दैट इज द कस्टमर, कि कस्टमर्स की नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स क्या कुछ है। ठीक है, तो ये वो एक्टर्स हैं जो कि आपकी माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हैं। और जैसा मैंने बताया कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप वर्क कर रहे होते हैं, इसका इम्पैक्ट उस इंडस्ट्री के लिहाज से है। ठीक है, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो तो ये सारे फैक्टर्स उससे रिलेटेड हैं। अगर आप फूड से रिलेटेड हैं तो सारे फैक्टर्स आपके फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आपके फूड के अंदर रहते हुए, जैसे मिल्क के अंदर मैंने बताया कि आपके मिल्क के कंपैटिटर्स कौन से हैं, वो कंपैटिटर्स एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे मिल्क पैक है, नूरपुर है, हलीब वाले हैं, ऑलपर्स वाले हैं। तो ये एक कंपैटिटर्स की लिस्ट है जो कि आपस में एक दूसरे से compete कर रहे हैं। गाड़ियां बनाने वाले हैं तो जैसे सुजुकी का कंपैटिटर होंडा है, होंडा का कंपैटिटर टोयोटा है, ठीक है, hyundai है, मित्सुबिशी है, और ये कंपनीज हैं आपस में कंपैटिटर। तो ये जो है इन्वायरमेंट, जिस इंडस्ट्री के अंदर, इसको हम इंडस्ट्री इन्वायरमेंट भी कहते हैं, जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, और इंडस्ट्री की डेफिनेशन अभी जैसा मैंने बताई, ग्रुप ऑफ कंपनीज जो मिल के एक प्रोडक्ट बनाती हैं या बिल्कुल मिलते जुलते प्रोडक्ट बनाती हैं, वो एक इंडस्ट्री कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ कंपनीज टोयोटा, होंडा, सुजुकी मिल के क्या करती हैं, गाड़ियां बनाती हैं, तो हम कहते हैं ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। तो ये इन्वायरमेंट, दूसरा वर्ड इसका क्या है कि ये इंडस्ट्री इन्वायरमेंट भी कहलाती है, कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अब उस इंडस्ट्री के अंदर आप अपने सप्लायर को देखते हैं। सब गाड़ी बनाने वालों के जो सप्लायर्स हैं ऑलमोस्ट सेम या सिमिलर होते हैं। हर एक ने जो स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करना है, वो सीट से रिलेटेड है, टायर से रिलेटेड है, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, इंजन के प्रोडक्ट्स हैं, वाइंडिंग है, पाइप्स हैं, ये सारी क्या चीजें इन सप्लायर की सिमिलर चीजें हैं जो कि गाड़ियां बनाने वालों को प्रोवाइड करते हैं। मार्केट इंटरमीडियरीज शोरूम के थ्रू होते हैं, गाड़ियों की अगर हम बात करें तो शोरूम के थ्रू उनकी सेल होती है। कंपैटिटर्स, सारे गाड़ियां बनाने वाले आपस में एक दूसरे के कंपैटिटर्स हैं, और इनकी गाड़ियां इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, सेफ्टी वाली हो, ह्यूमन सेफ्टी हो। ये एक पब्लिक है जो प्रेशर ग्रुप है कि वो चाहेगी कि ये गाड़ियां बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्री है वो सेफ एंड सिक्योर गाड़ियां बनाए, रिलायबल बनाए, फ्यूल एफिशिएंट बनाए, इन्वायरमेंट के लिहाज से सेफ हो। और कस्टमर जिन्होंने उनकी गाड़ियों को यूज करना है, वो देखते हैं व्हाट्स द वैल्यू फॉर मनी, जो पैसे हमसे चार्ज कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। एक बड़ी अच्छी चीज जहन में आ जाती है जो हम मैक्रो इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, कि सुजुकी मेहरान जो है वो 9 लाख की पहुंच गई। अब तो उन्होंने चेंज कर दिया, ऑल तो फिर भी एक्सपेंसिव है, और 3 वर्जन शुरू में लॉन्च हुए, 9,99,000 मेरा ख्याल था, फिर 11,99,000, और इसी तरह 13 लाख, जो कि अब बढ़कर जो है वो 15-16 लाख तक चली गई है। लेकिन जो ओल्ड वर्जन मेहरान का था, वो एक जुल्म था पाकिस्तानी कौम के साथ, कि 9 लाख के अंदर वो मेहरान पहुंच गई, जो कि देखा जाए तो रियल वैल्यू उसकी 5-6 लाख से ऊपर नहीं बनती थी, इवन 5 लाख भी ज्यादा थी। वो हम देखेंगे, वो फैक्टर्स होते हैं, उसको हम पॉलिटिकल लॉबिंग कहते हैं। वो लॉबिंग करते हैं आप, और दैट्स करप्शन एंड ब्राइबरी, इसके थ्रू लोग जो है वो सुजुकी मेहरान भी ये काम करती रही, और आज भी पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो बहुत कंपनीज की मोनोपोली है, लॉबिंग है, जिसकी वजह से वो कंपैटिटर्स को एंटर ही नहीं होने देते, और सफर कौन करती है, पाकिस्तान की आवाम। ठीक है, अच्छा खैर, ये माइक्रो इन्वायरमेंट हम देख रहे थे, एक्टर्स इन माइक्रो इन्वायरमेंट के कौन कौन से। अच्छा, कंपनी, ठीक है, वन बाय वन इसके बारे में। कंपनी इटसेल्फ, कोई भी कंपनी जिसमें अगर आप फ्यूचर में जॉब करते हैं तो वो आपकी कंपनी। उसके अंदर क्या कुछ होता है, जैसे मैंने टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो क्या होते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं। और ऑल्दो देख लें कि यही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी जिक्र किया है। एक चीज R&D डाल दी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
कंपनी के अंदर टॉप मैनेजमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, परचेजिंग है, प्रोडक्शन कर रही है तो परचेजिंग हो रही है, ऑपरेशंस है, और क्या है, अकाउंटिंग। एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ये सारे टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। मार्केटिंग को कहां पे रखा हुआ है? सेंटर में। सो ला महाला मार्केटिंग इसके अंदर है, ठीक है। सप्लायर्स provide the resources to produce goods and services. सप्लायर क्या है? क्लास 9 में रखेगा, इसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, कि बैकवर्डली जो चीज आती है आपकी कंपनी के अंदर, जो सप्लायर रॉ मटेरियल देता है, जिसको आप प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिनिश गुड बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास रॉ मटेरियल आता है वो कौन देता है? आपको सप्लायर देता है। सेंटर में फिर आपकी कंपनी होती है और वो प्रोसेस करती है, और जब आउट निकलता है जो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर को जाता है, वो क्या निकलता है? फिनिश गुड निकलता है, ठीक है। एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। इनपुट कहाँ से आती है? इनपुट में क्या आता है? इनपुट आती है सप्लायर से। आता क्या है? रॉ मटेरियल आता है। किस में आता है? कंपनी के अंदर आता है। कंपनी क्या करती है? उसको प्रोसेस करती है। आउटपुट क्या जाता है? फिनिश गुड जाता है। कहाँ जाता है? कस्टमर की साइड पे जाता है, कस्टमर को आप डिलीवर करते हैं। तो ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। इनपुट सप्लायर से मिलती है। मिलता क्या है? रॉ मटेरियल मिलता है। किसको मिलता है? कंपनी को मिलता है। कंपनी क्या करती है? उस इनपुट को प्रोसेस करती है, उसको ट्रांसफॉर्म करती है। आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में फिनिश गुड जाता है। और फिनिश गुड कहाँ पे जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू या होलसेलर के थ्रू, फिर रिटेलर के थ्रू, एंड में कस्टमर के पास जाता है, ठीक है। ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। इसको अगर एग्जांपल से दूं, एक कंपनी शर्ट्स बनाती है, पैंट शर्ट बनाती है और आगे कस्टमर को बेचती है, आप और मैं खरीदते हैं, ठीक है। कंपनी शर्ट कैसे बनाएगी? क्योंकि उसको सप्लायर रॉ मटेरियल देगा। रॉ मटेरियल में क्या आएगा? कपड़ा आएगा, बुकरम आएगा, धागा आएगा, बटन्स आएंगे। अगर पैंट्स बनानी है तो देन जिप्स भी होंगी, ठीक है। ये एक सप्लायर या एक से ज्यादा सप्लायर से आप सामान ले रहे हैं, रॉ मटेरियल, कपड़ा, बुकरम, धागा, बटन्स, जिप्स, ठीक है। और कंपनी क्या कर रही है? उसकी डिजाइनिंग कर रही है, कटिंग कर रही है, स्टिचिंग कर रही है, पैकेजिंग कर, फिनिशिंग कर रही है, पैकेजिंग कर रही है, और एंड प्रोडक्ट उसने तैयार कर लिया। और आउटपुट में क्या है? अब उस एंड प्रोडक्ट को वाया मार्केट इंटरमीडिएरीज वो कस्टमर को दे रहा है, ठीक है। ये एक समझना जरूरी होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है। सप्लायर रॉ मटेरियल देता है, कंपनी प्रोसेस करती है और उसको एंड प्रोडक्ट बना के कस्टमर को देती है। तो सप्लायर क्या देते हैं? प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्सेज मत देते हैं कि जिससे आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ट्रीट एज पार्टनर्स टू प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ट्रीट एज पार्टनर्स। कि कंपनी क्या करें, अच्छी फर्म्स क्या करती हैं? सप्लाई पार्टनर, उनको एज ए पार्टनर ट्रीट करती हैं ताकि कस्टमर की वैल्यू डिलीवर कर सके। देखिए जी, लार्जर फर्म्स जो है ना, बड़ी फर्म्स, वो सप्लायर्स को बुली करती हैं। जो सेकंड पॉइंट है ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ ऑथर ने। वो कहते हैं नहीं, आप बुली ना करो, आप सप्लायर के साथ मिल के काम करो, ताकि जब आप मिल के काम करेंगे तो आप अपने कस्टमर को वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। जब आप बुलिंग करेंगे तो बुलिंग के अंदर, लाइक बुलिंग, वन ऑफ द बुलिंग इज दिस, एक चीज सप्लायर बड़ी मुश्किल से आपको 10 रुपए में दे रहा है, आप बड़ी कंपनी हो और आपने वो 10 रुपए की चीज 1000 लेनी है, और सप्लायर को पता है बाज लोग मेरे से 100 ले रहे हैं, बाज 150 ले रहे हैं, बाज 50 ले रहे हैं, और ये बिग कंपनी है, इसने 1000 लेनी है, लेकिन बाकियों को मैं 12 रुपए, 13, 15 रुपए में दे रहा हूँ, और ये कंपनी मुझे बुलिंग कर रही है कि नहीं, हर सूरत में 10 रुपए की देनी है तो दो, नहीं है तो मैं किसी और से ले लूंगा। अब सप्लायर क्या करेगा? उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करेगा, कोशिश करेगा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए और मैं कुछ अच्छे प्रोडक्ट दूं, बीच में कुछ डिफेक्ट भी आ जाए, कुछ लो क्वालिटी वाले भी हो,
तो अब सप्लायर क्या करेगा, इस चीज की कोशिश करेगा। और ये कंपनी क्या कर रही है, ये दैट्स अ बुलिंग। कंपनी बुली कर रही है कि आप 10 रुपए में ये चीज मुझे दो ही दो। ठीक है। अच्छी कंपनीज क्या कहती हैं, कहती हैं 10 की नहीं 11 रुपए की दे दो, लेकिन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, 12 की दे दो। उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जब वो इनकॉर्पोरेट होगा आपके फिनिश गुड में, फॉर सपोज में एग्जांपल गारमेंट्स के हम ले थे, बटन ही हैं, तो जब क्वालिटी का बटन लगेगा तो वो आगे जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा तो उसकी क्वालिटी होगी बटन्स की, जल्दी से टूटेगा भी नहीं, जल्दी से खराब भी नहीं होगा, कलर भी फेड नहीं होगा। तो कस्टमर क्या होगा, खुश होगा। और ओवरऑल गुडविल किसकी है, अच्छा नाम किसका है, उस ब्रांड का जिस पे वो क्वालिटी का प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो दैट्स द स्टेटमेंट कि ट्रीट एज पार्टनर्स टू प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू, डोंट बुली योर सप्लायर, उनके साथ मिलके काम करो ताकि वो आपको जो है वो कस्टमर को वैल्यू आप क्रिएट कर सके। मार्केट इंटरमीडिएट्स help the company to promote, sell and distribute product to final buyers, जिसमें मैंने बताया आपके होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ब्रोकर्स आते हैं, ये सारे क्या आते हैं, मार्केट इंटरमीडिएरीज। और जैसा अगर मैं बताऊं, अक्सर हम उसको मोबाइलर कहते हैं, रिटेल की जुबान के अंदर ब्रोकर ही कहलाते हैं। जैसे बहुत सी कंपनीज होलसेल के थ्रू अपना सामान बेचती हैं। रावलपिंडी में एक मार्केट है ननकारी बाजार, ननकारी बाजार के अंदर बहुत से होलसेलर्स आते हैं, होलसेलर्स के पास सामान होता है। वहां से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डेली बेसिस के ऊपर अपनी गाड़ियों में, अपने बाइक्स के ऊपर सामान उठाते हैं और पिंडी इस्लामाबाद के रिटेलर्स को वो सामान सेल करते हैं। दे आर नॉन एज ब्रोकर्स, और जो इधर की लैंग्वेज की कारोबारी जुबान में बोला जाता है उनको मोबाइलर बोलते हैं। ठीक है। तो वो भी क्या आते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज, कि वो उन होलसेलर से सामान लेके रिटेलर पे देते हैं और रिटेलर से मैं और आप जाके बाय करते हैं। तो ये सारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाती हैं, जिसके अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, मोबाइलर्स हैं, जो जिनका काम होता है आपकी फैक्ट्री से लेकर एंड यूजर तक, बायर्स में और आप तक जो चीज पहुंचाते हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाती हैं। ठीक हो गया। ये टाइप्स ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज एंड रीसेलर्स, ये सारे आपकी मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं। कंपैटिटर्स जो आपके अगेंस्ट हैं, होंडा का कंपैटिटर टोयोटा है, टोयोटा का कंपैटिटर सुजुकी है, और ये आपस में तीनों एक दूसरे के कंपैटिटर्स हैं। दीज आर द कंपैटिटर्स। लीवाइस का कंपैटिटर्स आउटफिटर है, आउटफिटर का क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड का चनवन है, चनवन का गुल अहमद है, और ये सारे गारमेंट्स प्रोवाइड करने वाले आपस में एक दूसरे के क्या हैं, कंपैटिटर्स हैं। जैसा पहले बताया, नेस्ले मिल्क पैक का एंग्रो है, शक्करगंज वाले हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, कंपैटिटर्स हैं। तो जो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका कंपैटिटर कैसे प्रोवाइड कर रहा है, क्या ऑफरिंग्स दे रहा है, और आपने कैसी यूनिक ऑफर देनी है, दैट इज अ कंपटीशन। ठीक है। Firm must gain strategic advantage by positioning their offering against competitors' offering. कंपैटिटर क्या दे रहा है और आपने क्या देनी है, आपने उसके ऊपर एडवांटेज लेना, आपने बेहतर तरीके से देनी है। मैक्रो इन्वायरमेंट, सॉरी माइक्रो इन्वायरमेंट, publics, the group that has an actual or potential interest or in or impact on an organization ability to achieve its objective। ठीक है। इनका जो इम्पैक्ट होता है और इनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें फाइनेंशियल पब्लिक्स हैं, मीडिया पब्लिक्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिक्स हैं, सिटीजन एक्शन पब्लिक्स हैं, लोकल पब्लिक्स हैं, जनरल पब्लिक है और इंटरनल पब्लिक्स हैं। दो तीन चीजें आप एम्फेसाइज करें, सारों की जरूरत भी नहीं है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। इंटरनल पब्लिक के अंदर आपकी लेबर लॉज आते हैं, और जनरल पब्लिक जो आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, दोज आर द पीपल। ठीक है। इसी लिहाज से मीडिया पब्लिक्स में, जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया वाले लोग भी आपकी पब्लिक्स के अंदर आते हैं। ये दो तीन टाइप की पब्लिक्स का ध्यान में रखें, बाकी इग्नोर कर दें, कुछ पाकिस्तान में हैं भी नहीं और कुछ की हमें जरूरत भी नहीं है।
अच्छा, दो चीजें यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करूंगा कस्टमर के अंदर, ठीक है, कंज्यूमर और बिजनेस मार्केट्स दो, बाकी हम छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी का हमारा कंसर्न भी नहीं है। अच्छा जी, कंज्यूमर मार्केट, यहाँ पे एक चीज जो मुझे शुरू लेक्चर से एक जहन में आ रही है कि उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं। यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? कंज्यूमर एंड कस्टमर में क्या फर्क है? कस्टमर एंड कंज्यूमर, यस, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। परचेजर कस्टमर है और यूजर कंज्यूमर है। कंफ्यूज हो गए होंगे काफी लोग कि क्या है, परचेजर कस्टमर है और यूजर कंज्यूमर है, ठीक है। अच्छा, देखिए, बिल्कुल सही है। जिले अब्बास ने ऐसा बताया कि परचेजर कस्टमर है, जो परचेज करता है, चीज जाके लाता है। तूबा का है कंज्यूमर ऑलरेडी एक चीज को अगेन एंड अगेन बाय करता है, एंड कस्टमर फर्स्ट टाइम जो चीज को बाय करे। बिट ऑफ समहाउ, लेकिन जो जिले अब्बास ने बताया कि वो एग्जैक्ट है। देखिए जी, मैंने घर के अंदर बिल्ली रखी हुई है और मैं बिल्ली के लिए मार्केट से जाके कैट फूड लाता हूँ, बिल्ली का खाना लाता हूँ, कैट फूड, लेकिन वो मैं कंज्यूम तो नहीं करता क्योंकि दैट्स अ कैट फूड। तो जो जिले अब्बास ने बताया, कैट फूड का जो परचेजर है, परचेज कौन कर रहा है? मैं जाके कर रहा हूँ। और जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो मैं क्या हूं? कस्टमर हूं, लेकिन मैं कंज्यूमर नहीं हूं। क्यों? मेरी बिल्ली जाके ला नहीं सकती है, लेकिन जब मैं वो फूड लेके घर जाऊंगा और मैं बिल्ली को दूंगा तो बिल्ली क्या होगी? कंज्यूमर होगी और मैं क्या हो जाऊंगा? कस्टमर हो जाऊंगा। द वन हु कंज्यूम्स दैट, जो जिसको यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, वो कंज्यूमर कहलाएगा, और जो परचेज करेगा वो क्या करेगा? कस्टमर कहलाएगा। इसी तरह घर में बच्चे होते हैं, आप उनके लिए दूध लेके आते हैं, आप कस्टमर होते हैं लेकिन आप कंज्यूमर नहीं होते, क्योंकि दूध वो बच्चे के लिए होता है। जैसे BF1 है, लैक्टोजन है, ये डिफरेंट है। तो उस केस के अंदर आप कस्टमर होते हो, और जो घर के अंदर जो बच्चा है, इन्फेंट बेबी है, वो क्या होता है? कंज्यूमर होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चों के लिए आप कोई चीज लेके आते हो जो उन्हीं के लिए बनी हुई है, तो वो कंज्यूमर होंगे और आप कस्टमर होंगे। तो ये एक फर्क जहन में रखिएगा। कस्टमर जो खरीदता है लेकिन कंज्यूम नहीं करता, कंज्यूमर वो जो कि कंज्यूम करता है। अब एक चीज आती है जो अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में आता है, क्या कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है? यस, कस्टमर एक है जो चीज लाता है और खुद से उसको कंज्यूम करता है, तो वो कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो हमेशा किसी के लिए बाय करे, वो अपने लिए भी बाय कर सकता है। तो उस केस के अंदर वो जो चीज लाया है और उसने उसी चीज को यूज किया है, तो वो कस्टमर भी है और कंज्यूमर भी है। लेकिन कंज्यूमर के केस में ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऑलवेज कस्टमर हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कैट फूड आप ला रहे हैं, तो कैट कंज्यूम करेगी, लेकिन आप क्या हो? कस्टमर हो। तो कैट तो कभी कस्टमर नहीं बन सकती है, वो हमेशा कंज्यूमर रहेगी। तो आपका एक कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है, और कस्टमर सिर्फ कस्टमर हो सकता है, और कंज्यूमर सिर्फ कंज्यूमर हो सकता है। ये दोनों चीजें इसमें जरूर हो सकती हैं, ठीक है। आप अपने खाने के लिए कोई चीज लाते हो, ठीक है, या मिल्क लाते हो या कोई भी ऐसी खाने की चीज लाते हो, तो आप कस्टमर भी हो और आप कंज्यूमर भी हो, ठीक है।
अच्छा, ये तो क्लियर हो गया, होपफुली कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होगा कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे हम चलें, कंज्यूमर मार्केट, ठीक है जी। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कंज्यूमर मार्केट कहलाती है। बिजनेस मार्केट क्लास जहां पे बिजनेस टू बिजनेस है, जैसे सुजुकी कंपनी है और उसके जो सप्लायर हैं वो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, फिनिश गुड नहीं दे रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो बिजनेस मार्केट कहलाएंगे, जहां पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, दैट मार्केट इज नोन एज ए बिजनेस मार्केट। सो कंज्यूमर स्लैश, अगर मैं कहूँ कंज्यूमर स्लैश कस्टमर मार्केट अलग है, जिसके अंदर बिजनेस टू कस्टमर रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कि बिजनेस वाले एंड कंज्यूमर या कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हम कह सकते हैं कंज्यूमर मार्केट। और इसको हम रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C हम कहते हैं, ठीक है। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, जिसको हम बिजनेस मार्केट कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक बिजनेसमैन जो चीज बना रहा है वो दूसरे बिजनेसमैन को या दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है, वो मार्केट क्या कहलाएगी, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, और उसको हम बिजनेस मार्केट कहते हैं। जैसे होंडा गाड़ी बनानी है, लेकिन उसके अंदर उसको डिफरेंट सप्लायर, 4-5, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 सप्लायर रॉ मटेरियल दे रहे हैं और होंडा को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो उनका आपस का रिलेशनशिप है और जो मार्केट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, बिजनेस मार्केट, ठीक है। तो ये फर्क है, और उसको हम रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हम B2B कहते हैं, B2B रिलेशनशिप कहलाएगा। और जब होंडा की गाड़ी बन गई और शोरूम पे सेल हो रही है, कंपनी होंडा है और लेने वाले मैं और आप हैं, तो हमारा रिलेशनशिप क्या, कंज्यूमर मार्केट कहलाएगी, और उस रिलेशनशिप का नाम क्या होगा, B2C होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट, ठीक हो गया। इंटरनेशनल मार्केट्स एंड गवर्नमेंट मार्केट्स जस्ट इग्नोर दैट। आगे मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट का बताना जरूरी था ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, जो बुक के अंदर भी है, और माइक्रो का भी जिक्र है इस मार्केटिंग के अंदर आगे चल के, ठीक है, लेकिन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, क्योंकि इसके साथ डिस्कस करें तो इट्स वेरी गुड, ताकि हमें ये पता लगे कि माइक्रो एंड मैक्रो में फर्क क्या है, ठीक है। दीज आर द मैक्रो एनवायरनमेंट, जो डायग्राम आपके सामने के, सॉरी ये स्लाइड है, ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक हैं, इकोनॉमिक हैं, नेचुरल हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं, पॉलिटिकल हैं, और कल्चरल फैक्टर्स हैं। शुरू में मैंने एक बात कही थी जो आपको अगर याद हो, कि माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, इंपैक्ट करती है सिर्फ आपकी इंडस्ट्री को, लेकिन मैक्रो, दिस स्लाइड जो करंट है, मैक्रो एनवायरनमेंट इंपैक्ट करती है जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको, ठीक है। जैसे इसमें से एक मैं पॉलिटिकल, इस पॉइंट को सिर्फ समझाने के लिए मैं पहले पॉलिटिकल ले रहा हूं, कि देखिए जब नई गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन जीतती है, तो जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उसकी अपनी जो है वो पॉलिसीज थी, उसकी अपनी रेगुलेशंस थी, उनके अपने कानून थे, जो उस गवर्नमेंट के साथ उनके जो वर्किंग थी, जो उनका माइंड था, जो उनका डेवलपमेंट प्लान था, उसके अकॉर्डिंग थी। तो वो पॉलिटिकल फैक्टर जब गवर्नमेंट नहीं आई तो इम्पैक्ट हुए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल, क्योंकि पॉलिटिकल का जिक्र है और आगे यही बात आनी है, कि जैसे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उसने 0.6% टैक्स कर दिया। इसका इम्पैक्ट जो है ये ट्रांजैक्शन के ऊपर, बैंकिंग ट्रांजैक्शन अबव 50,000 के ऊपर, इसका इम्पैक्ट सिर्फ गाड़ियों के ऊपर नहीं हुआ, सिर्फ फूड के ऊपर नहीं हुआ, ऑयल सेक्टर के अंदर नहीं हुआ, ठीक है, इसका इम्पैक्ट जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस हैं उनके ऊपर हुआ, हर इंडस्ट्री इस लिहाज से इम्पैक्ट हुई। तो वो जो पॉइंट मैंने कहा था कि मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हर इंडस्ट्री के ऊपर
इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे इसके अंदर है, डेमोग्राफिक्स हैं, इकोनॉमिक है, नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, ये मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं और ये बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे, ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटजीज के ऊपर, और इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग एक्टिविटीज इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती हैं। ठीक है, इस मैक्रो एनवायरनमेंट के ऊपर। अच्छा, ये मैक्रो एनवायरनमेंट है। ठीक है, और इसी पे राइटली सेड, आज मैं पहले भी सोच रहा था कि 10:39 हुए हैं, 10:45 पे हम दोबारा मिलते हैं। 10:39 राइट आफ्टर 5 मिनट्स यू शुड रिलैक्स, खड़े हो जाएं, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को, लेग्स अपनी स्ट्रेच करें, पानी पीना है पानी पी के आ जाएं। ठीक है, राइट आफ्टर द 5 मिनट्स 10:45 पे हम दोबारा इसी तरह सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया, 5 मिनट की ब्रेक कर लें क्लास आप। Jazz, I'm looking for you. अच्छा, मार्केट इंटरमीडिएरीज जैसे एजाज, ब्रेक के बाद मैं बता देता हूँ आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया, आपने हैंड रेस किया, ब्रेक के बाद बता देता हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट भी कंफ्यूज ना हो और एम्बैरस ना हो।
जी क्लास वेलकम बैक। वसीम, आपका एक तो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा, यू हैव रेज द हैंड, लेकिन यह एजाजुल्ला आपका जो मैंने कहा था कि मैं आपको बता दूंगा ब्रेक से पहले। मार्केट इंटरमीडियरीज के अंदर जैसे मैंने बताया होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ठीक है। ये सारे वो ऐसी लोग और वो ऐसे चैनल 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 इज वन ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड मार्केट इंटरमीडिएट, जिसके थ्रू आपकी फैक्ट्री से लेकर सामान जो है वो कस्टमर तक जाता है, ठीक है। तो उस चैनल के अंदर देखिए कंपनीज होलसेलर्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट देती हैं, कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू देती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से फिर रिटेलर के पास सामान आता है और रिटेलर की शॉप पे मैं और आप जाके चीज को बाय करते हैं। तो ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स क्या कहलाते हैं? मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। वो चैनल्स जो कि आपकी फैक्ट्री से लेकर कंज्यूमर या कस्टमर तक प्रोडक्ट के आपको पहुंचाती हैं, वो मार्केट इंटरमीडियरीज कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हम थे, तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? मैक्रो के अंदर आते हैं। डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक है, नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है। ये जब चेंज होते हैं तो ये सारी मुल्क के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। डेमोग्राफी होती क्या है? इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, size, density, location, age, gender, race, occupation and other statistics, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का साइज क्या है, किस जगह पे कितनी डेंस है। जैसे अर्बन एरियाज के अंदर पाकिस्तान में हम शहरों में कहते हैं इसकी डेंसिटी हाई है, देहातों में कम है। लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन उसकी मैटर करती है। कौन सी एज के लोग हैं, ये हम पहले एचआर में देख चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर 60 से अबव जो है वो यूथ है, ठीक है। तो कंपनीज का ज्यादा टारगेट जो है वो यूथ होगी, प्रोडक्ट भी वो बनाएंगी जो यूथ से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जेंडर, मेल एंड फीमेल क्या है, ठीक है। रेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, ठीक है, शोबा क्या है, एंड अदर स्टैटिस्टिक्स जो रिलेटेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो स्टडी क्या कहलाती है? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कहलाती है, वो डेमोग्राफिक कहलाती है, ठीक है। The demographic environment involves people and people make up market. Sure, true. Demographic trends, ये important है। Shift in age, family structure, geographic population, educational characteristics, and population diversity. These are the trends जिसकी बेसिस के ऊपर मार्केटर्स अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी लिहाज से एडवर्टाइज एंड प्रमोट करते हैं, ठीक है। मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं कि पाकिस्तान की अगर एक फैमिली स्ट्रक्चर को देखें तो ऑल्पर्स ने सही 1.5 लीटर का ऑल्पर निकाला है। जो पाकिस्तान की डेमोग्राफी को देखते हुए कि पाकिस्तान के अंदर एवरेज फैमिली के अंदर लीटर वाला मिल पैक या लीटर वाला जो डब्बा वो अप्रोप्रिएट नहीं चलता, बल्कि 1.5 लीटर एग्जैक्ट उन्होंने निकाला है, जो 1 या 1.5 दिन या सवा दिन या 1 दिन के अंदर कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान की डेमोग्राफी जो है, पॉपुलेशन और फैमिली का जो साइज है, वो 1.5 लीटर ऑल्पर के ऊपर एग्जैक्ट सूट करता है। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय डेमोग्राफिक, ठीक है। जैसे अगर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के बारे में बात करूं तो जमशेद टाटा ने, ठीक है, टाटा नैनो निकाली। उसका फैक्टर क्या था? जमशेद टाटा, अक्सर खैर इट्स अ डिटेल डिबेट कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे अराइज होती हैं, आइडियाज कहाँ पे आते हैं। तो जो टाटा नैनो निकाली थी वो जमशेद टाटा का अपना ही आइडिया था। हम आइडियाज को जब डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि वो बोर्ड रूम में भी होते हैं, वो मीटिंग में होते हैं। लेकिन जो टाटा नैनो का आइडिया जमशेद टाटा को आया, उसने देखा कि एक फैमिली है जो बाइक के ऊपर है और बारिश हो रही है और 2-3 बच्चे बाइक के ऊपर हैं और औरत जो है अपने दुपट्टे से कभी अपने शोर के ऊपर रख रही है, शोर को बचा रही है, कभी बच्चों को बचा रही है और कभी जो है वो खुद को बचा रही है, ठीक है।
तो वहां से जमशेद टाटा के जहन में एक आइडिया आया कि इंडिया के अंदर एक फैमिली ऑफ 3-4 किड्स है, तो मैं क्यों ना एक इस डेमोग्राफी को देखते हुए एक ऐसी गाड़ी निकालूं जो कि अफोर्डेबल भी हो, फैशनेबल भी हो, ट्रेंडी भी हो, और इंडिया के अंदर एक फैमिली कार हो जिसके अंदर 4 to 5 या 6 पीपल इजीली बैठ सकें। सो दैट्स डेमोग्राफिक फैक्टर देखते हुए उसने टाटा नैनो लॉन्च की। नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये इट डिपेंड अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी, फैमिली साइज, एज, ठीक है, और लोकेशन इज इंडिया के अंदर मोस्टली गरीब लोग हैं। जब सुजुकी मारुति वहां पे 8 लाख की थी, तो टाटा नैनो जो है वो उसने 3-3.5 लाख रुपए की लॉन्च की इनिशियली। 96 में आइडिया आया, 2001 के अंदर उसने इसको जनरेट किया, और इंडिया जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आ गया टाटा नैनो जब उन्होंने लॉन्च की। सो दीज आर द डेमोग्राफिक फैक्टर्स जिसकी बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, मार्केटिंग करती हैं। जैसे ऑल्पर्स मिल्स की बात की और मैंने टाटा नैनो की बात की है। ये वो ट्रेंड्स हैं जिसकी बेसिस को देखते हुए कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स निकालती हैं, ठीक है। सो दीज ट्रेंड्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। जियोग्राफिक पॉपुलेशन शहरों में कितनी है, देहातों में कितनी है, ठीक है। एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, पाकिस्तान में जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोग एजुकेटेड ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो अब क्या वो चीज़ें जो कि हाईलाइट करनी है एजुकेशन के लिहाज से, ठीक है। या आगे फर्दर एजुकेशन का मैं आपको एनवायरनमेंट में भी बताऊंगा क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड और थर्ड पॉइंट देख लें, पहले को छोड़ दें, अमेरिका से रिलेटेड है। ये सेकंड पाकिस्तान में भी है, मूव फ्रॉम रूरल टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ठीक है। लोगों का मूव होना फ्रॉम देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल होना, ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है। चेंज इन वेयर पीपल वर्क, होम ऑफिस, टेलीकम्यूटिंग, ये हमने एचआर के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सी वर्किंग अरेंजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, ये भी ये एक चेंज हो रहा है। और करंट सिचुएशन के अंदर देख लें, जैसा मैंने जिक्र किया था, हम जूम के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो दुनिया भर के अंदर जितनी भी एयरलाइन इंडस्ट्री है मिला के जूम उससे ज्यादा जो है वो अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो जूम का एम्फेसाइज जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर है। और आज मैं जो क्लास स्टार्ट कर रहा था, तो मैसेज एक आया कि अगर आपने नेक्स्ट वर्जन नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर लें जूम का, क्योंकि जूम के ओल्ड वर्जन में कुछ इश्यूज हैं और नए वर्जन के अंदर जूम ने कहा है कि हम उनको रिमूव करेंगे। तो दैट्स अ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। चेंजेस इन वर्कफोर्स, मोर एजुकेटेड, मोर वाइट कॉलर, ठीक है। पॉपुलेशन जैसे मैंने कल जिक्र किया कि चाइना के वन ऑफ द स्ट्रेंथ है कि चाइना के पास टेक्निकल लोगों की जो टेक्निकल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पिंडी इस्लामाबाद में यहाँ पे एक स्वीडिश इंस्टीट्यूट है जो 3 साल के डिप्लोमे देता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, और लोगों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इस टाइप की एजुकेशन दी जाती है। जबकि चाइना के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसिस है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल एजुकेशन का देखा जाए तो वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा है उस लिहाज से, ठीक है। मोर वाइट कॉलर, ठीक है, लोग जो है वाइट कॉलर जॉब ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के जहन में कंफ्यूजन होगा, एजुकेशन से रिलेटेड डेमोग्राफिक के अंदर एजुकेशन आती है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी पॉइंट है। जैसे अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब इन्वायरमेंट कॉशियस लोग होते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे वहाँ के मार्केटर्स वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि जो वहाँ के लोग उस प्रोडक्ट को सिर्फ उसकी उस फीचर की बेसिस के ऊपर ही बाय करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, निसान ने अल्टीमा लॉन्च की, शेवर वोल्ट ने शेवी लॉन्च की गाड़ी, ठीक है, और उन्होंने अपनी मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइज किया कि हमारी ये गाड़ी जो है ये कार्बन एमिशंस, लेस कार्बन एमिशन निकालती है एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे हम और हमारी नस्लें सेफ हो सकती हैं। यू अंडरस्टैंड कि कम कार्बन एनवायरनमेंट में फेंकती है हमारी गाड़ी, और जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट सेफ होगी, जिसमें हम भी सेफ होंगे और हमारे बच्चे भी सेफ होंगे। अब ये तो निसान कंपनी एडवर्टाइजमेंट बना रही है और यूरोप के अंदर इसको एडवर्टाइज कर रही है, ठीक है।
पाकिस्तान में ये एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगी, उस लिहाज से सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों का कंसर्न क्या होगा, एनवायरनमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिकल कंसर्न होगा। पाकिस्तानी कहेंगे सानू ए दसो 1 लीटर कितने किलोमीटर कर दिए, भावें कार्बन एमिशन ज्यादा करे, साडा कोई कंसर्न नहीं, 1 लीटर इससे दसो माइलेज कितनी कर दी है। मेरी बात अंडरस्टैंड करें, बार बार मैं एजुकेशन का बता रहा हूँ कि ओवर देयर इन यूरोप पीपल आर मोर कॉन्शियस, मोर एजुकेटेड, लेकिन साथ साथ क्या है कि उनकी पॉकेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो एक महंगी गाड़ी ले लें, क्यों कि वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर है। तो मार्केटर्स ने भी उस डेमोग्राफिक को देखते हुए, उस नेचुरल एनवायरनमेंट को देखते हुए और इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए वहां पे अगर वो ऐड देंगे तो ऐड में ये चीज हाईलाइट करेंगे कि हमारी ये जो गाड़ी है ये लेस कार्बन एमिशन है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लेकिन वही मार्केटर्स ये काम पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकल, नेशनल एनवायरनमेंट एंड आल्सो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट वो नहीं है कि लोग इस बेसिस पे निसान को बाय करें कि ये गाड़ी एनवायरनमेंट के अंदर लेस कार्बन एमिशन करती है। मेरी बात अंडरस्टैंड करके, तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि मार्केटिंग फर्म्स, जो एक फर्म के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, वो लाजमी देखते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर अवेयरनेस कितनी है। ठीक है, तो जहां पे मोर एजुकेटेड है, मोर अवेयरनेस है, वहां पे निसान को सिर्फ इस वजह से लोग बाय करेंगे कि हाँ ये लेस कार्बन एमिशन करती है, ये हमारी एनवायरनमेंट को सेव करती है। सो दैट्स व्हाई वो एड स्टार्ट होता है निसान का कि एक आदमी सांस ले रहा है, अंदर सांस इनहेल करता है, सांस निकालता है और साथ साथ बता रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितने कार्बन एमिशंस हैं। और फिर डायरेक्ट वो लेके जा रहा है निसान अल्टीमा की तरफ कि ये जो गाड़ी है ये लेस कार्बन एमिशन करती है और एनवायरनमेंट हमारी सेव होती है। लेकिन हमने यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे एड्स नहीं देखे जिसके अंदर कार्बन एमिशंस के ऊपर मार्केटर्स ने एडवर्टाइज किया हो कि ये हमारा प्रोडक्ट है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और आप इसको इस बेसिस पे लें क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हाँ, यहाँ पे हमेशा ये आता है CD70 1 लीटर में 70 किलोमीटर। तो मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दीज आर द फैक्टर्स जो कि मार्केटिंग वाले देखते हैं। एजुकेशन भी है, डेमोग्राफिक भी है और इकोनॉमिकल फैक्टर भी है, और लोग कितने कॉन्शियस है अबाउट एक्सटर्नल नेचुरल एनवायरनमेंट के, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। ठीक हो गया, तो ये वो चीजें हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में लेता हूँ, लेट्स कंटिन्यू इट। इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, ये जो इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, अब टोयोटा ने अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिया, वजह क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन वर्स है। ओवरऑल दुनिया के अंदर अगर हम देख ले, जैसे मैंने ब्रिटिश एयरवेज की बात की, 12,000 एम्प्लॉयज ले ऑफ कर दिए। कतर एमिरेट्स का, कतर एयरलाइन का कहता है सीईओ कि 2022-23 तक भी एयरलाइन का बिजनेस दोबारा से फ्लरिश नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट पैंडेमिक है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो इम्पैक्ट कर रही है। तो जिस लिहाज से जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन है, जैसे होंडा CD70 की मैंने बात की है, उसी लिहाज से ऐड आएगा कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर करती है। क्यों कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है। ठीक है, ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नहीं देंगे, पब्लिसाइज नहीं करेंगे कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर करती है। ठीक है, पाकिस्तानी रीसेल वैल्यू के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करते हैं। यहाँ पे उसको मनी बैक कहते हैं कि ये आपकी कैश है, आप लेके जाओ होंडा CD70 और आपको जो है वो कैश अमाउंट मिल जाएगी, एंड दैट्स ट्रू। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी जब बाय करते हैं तो वो रीसेल को भी देखते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर में रखती है और इसके अगेंस्ट फिर अपने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, हाँ मोबाइल फोन्स कितने निकालने हैं, लास्ट ईयर कितने निकाले थे, आज कितने निकालने हैं। लास्ट ईयर हमने अपनी गाड़ियां कितनी प्रोड्यूस की थी, अब इकोनॉमिकल कंडीशन वर्स्ट है, डॉलर रेट हाई हो गए हैं, लोगों की बाइंग पावर नहीं है, तो आज हमने इस इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए अपने प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस करने हैं, गाड़ियां कितनी प्रोड्यूस करनी है, ये सारे इकोनॉमिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। कंसिस्ट ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर, बाइंग पावर, डिमांड की बात की थी मैंने, जो लास्ट टाइम हमने कल बात की थी, मैं कहता आज डिमांड हमारी उसमें इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर फिर डिस्कस होगी।
अगर इकोनॉमिकल फैक्टर्स कम हैं तो आपकी परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसके अंदर चाइना का लोकल टूरिज्म बहुत बूस्ट कर गया, और वहां पे उसमें लोकल टूरिस्ट से बता रहे थे, वो कहते हैं हाँ पहले हमारे मुल्क की कंडीशन सही नहीं थी, इकोनॉमिकल कंडीशन, और हम इन्वॉल्व होते थे घर का चूल्हा जलाने में। इसमें ये वर्ड बहुत एग्जैक्ट है, इसमें लोग अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, भाई लग्जरी की तो बात की बात है, एंटरटेनमेंट की तो बात की बात है, पहले तो हम ये इस फिक्र में पड़े हुए हैं हमारे घर का चूल्हा तो जले, महीने के अंदर हमारे घर का जो राशन है वो तो पूरा हो। ठीक है, तो मेरी बात अंडरस्टैंड, दीज आर द इकोनॉमिकल कंडीशन। फिर लोग लग्जरी की तरफ जाएंगे, एक मोबाइल है तो एक और बाय कर लेंगे, गाड़ी है तो नई गाड़ी ले लेंगे। तो ये इकोनॉमिकल कंडीशन में जो है वो डिमांड मैटर करती है। अगर इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर है तो फिर चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और लोग ज्यादा से ज्यादा बाय करेंगे। इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है तो लोगों की परचेजिंग पावर क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। और ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कंट्री की इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, वो इम्पैक्ट करती है सारी इंडस्ट्रीज को, उनकी स्ट्रेटजीज को, उनके प्रोडक्ट बनाने में, प्रमोट करने में, एडवर्टाइज करने में, उसकी प्राइसिंग सेट करने में, जो प्राइस है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अच्छा ये वही बात आ गई, वैल्यू मार्केटिंग, टाटा नैनो की बात आ गई। ठीक है, ऑफरिंग फाइनेंशियली कॉशियस बायर्स ग्रेटर वैल्यू, द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस एट अ फेयर प्राइस। ये बात अंडरस्टैंड करिए। ये वैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी ये पूरा केस में पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर आइडिया जनरेशन की बात आती है, क्योंकि हम आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा प्रेम्बल दिया कि जमशेद टाटा का ये अपना आइडिया था, जो फाउंडर है। ठीक है, और वो उसका आइडिया कहाँ से आया, जब उसने बारिश के अंदर एक फैमिली को भीगते हुए देखा तो उसने कहा मैं इंडिया की कौम को एक ऐसी गाड़ी दूं जो कि फैमिली कार भी हो लेकिन इकोनॉमिकल भी हो। ठीक है, तो इंडिया के लिहाज से इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी कि इन्हें 3 प्रोडक्शन यूनिट और 2 और लगाने पड़े, एक प्रोडक्शन यूनिट इनकी डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर सक रहा था। इससे कंप्लीट केस स्टडी अबाउट द टाटा। ठीक है, तो टाटा ने इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए जो वैल्यू प्रोवाइड की, ऑफरिंग फाइनेंशियली कॉशियस बायर ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, जो लोग जिनकी पॉकेट अफोर्ड नहीं कर सकती है उनके लिए उसने गाड़ी बनाई। जहां पे उस केस में लिखा था कि सुजुकी मारुति 8 लाख की थी, वहां पे टाटा नैनो 3-3.5 लाख में इसने लॉन्च की, और उन लोगों के लिए जिनकी पॉकेट अफोर्ड नहीं कर सकती है, फाइनेंशियली कॉशियस बायर, उनको एक ग्रेटर वैल्यू दी, एक कंप्लीट गाड़ी दी। ठीक है, द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस एट अ फेयर प्राइस। ठीक है, तो ये उस इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए टाटा नैनो लॉन्च की। इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर यूट्यूब के अंदर मौजूद है टाटा नैनो की। ठीक है, इवन इसके टायर भी जो है वो 3 नट हैं टायर के अंदर, उसके ऊपर भी इनकी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, और टायर के बारे में कि टायर 4 नट का होना चाहिए या फिर 3 नट का होना चाहिए, ये सारी चीज उससे रिलेटेड है। अच्छा जी, नेचुरल एनवायरनमेंट क्लास जहन में रखें, वेस्ट एंड रबिश, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो एक्सटर्नल नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं, पॉइजन करती हैं, वो क्या कहलाती है, नेचुरल एनवायरनमेंट। ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो एक्सटर्नल नेचुरल एनवायरनमेंट को पॉइजन करती हैं या इम्पैक्ट करती हैं, दैट इज नोन एज ए नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें वेस्ट एंड रबिश है। ठीक है, फैक्ट्री के वेस्ट के बारे में बात करते हैं, और पाकिस्तान में इसको कौन देखता है, इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है पूरा, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाले इसको देखते हैं। ठीक है, कि जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं, जो बिजनेस कर रही हैं, वो इन्वायरमेंट को खराब तो नहीं कर रही, लेकिन क्वेश्चन हमेशा जहन में आता है ऐसा फिर भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज का वेस्ट पॉपुलेशन के अंदर हो रहा है, जिसमें पॉपुलेशन को प्रॉब्लम है, स्नीजिंग प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, डिजीजेस है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स उस लिहाज से काम नहीं करते। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नीडेड एज इनपुट बाय मार्केटर और दैट आर अफेक्टेड बाय द मार्केटिंग एक्टिविटीज, ये भी बहुत बड़ा डायलेमा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है 1 साल पहले ये डिसीजन हुआ या 2 साल पहले कि नेस्ले जो जमीन से पाकिस्तान के पानी निकाल रहा है
उसके ऊपर नेस्ले पैसे पे कर रहा है, वरना नेस्ले पाकिस्तान में पानी के पैसे पे नहीं कर रहा था, और अब उनका मीटर लगा हुआ है जिसके अंदर है। लेकिन एक और सबसे बड़ा डायलेमा ये भी है कि वो पानी निकालना कितना है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस निकालने के ऊपर लिमिट सेट नहीं की गई नेस्ले की, ठीक है। ये एनवायरनमेंट वाले देखते हैं, जबकि ये लास्ट चीफ जस्टिस ने जो इकदाम लिया था कि इसके ऊपर कि वो जितना पानी निकालेंगे उस पानी का बिल पे करेंगे, पैसे पे करेंगे, ये इससे पहले नहीं था। ये नेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। दूसरा जो फैक्टर है, जो कि मैं यूएसए के अंदर नेस्ले के ऊपर जो है पब्लिक लोगों ने जो शोर मचाया था, जो पब्लिक्स का मैं बता रहा था, कि उन्होंने ये मचाया था कि नेस्ले को लिमिट करें कि नेस्ले एक दिन में कितने गैलन पानी निकाल सकता है या मंथ में कितने निकाल सकता है, उससे ज्यादा नेस्ले पानी ना निकाले। वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन जितना पानी, क्योंकि वो भी हमारी पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज है, और जेर जमीन जो है वो पानी की सतह कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये फैक्टर लाजमी देखना है कि नेस्ले को कितना अलाउ करना है, वो कितना पानी निकाल सकता है, ठीक है। कि वो ये तो नहीं यहाँ से निकाल के बाकी मार्केट्स के अंदर भी सेल कर रहा हो, इंडिया, चाइना और दूसरी जगह पे, क्योंकि पाकिस्तान में खुली छूट है, जितना मर्जी पानी निकालें। तो ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। नीडेड एज इनपुट, नेचुरल रिसोर्सेज जो एज आपको जरूरत होते हैं एज ए इनपुट, ठीक है। तो वो कितने अलाउ हैं कितने नहीं अलाउ हैं, ये मार्केटर्स ने उस लिहाज से देखना है। और जो फैक्ट्री का वेस्ट है आपका, वो वेस्ट पॉपुलेशन के अंदर तो नहीं है, या आपने ऐसा मैकेनिज्म किया है कि वो लेस हो, कम हो, और वो कम हार्मफुल हो। ये सारी चीजें नेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। इंक्रीज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इंक्रीज पोल्यूशन, इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंक्रीज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब जैसे इस गवर्नमेंट का था, हर गवर्नमेंट की तरह, आई वुड नॉट से अबाउट द पर्टिकुलर गवर्नमेंट, लेकिन हर गवर्नमेंट शुरू में आती है एकदम से बड़े मेजर्स लेते हैं एनवायरनमेंट के, और वो सस्टेनेबल नहीं होते। जैसे शॉपिंग बैग्स का डिसीजन अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट, क्रिटिसिज्म है कि इम्प्लीमेंट अच्छा नहीं किया गया। जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों के पास लाखों रुपए के शॉपिंग बैग्स प्रिंट किए हुए पड़े थे, उन बिजनेसेस को लॉस हुआ। जैसे पंजाब कैश एंड कैरी है, मदीना कैश एंड कैरी है, बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं, बड़े सेवर फूड्स है, इनके शॉपिंग बैग्स लाखों में प्रिंट हुए हुए होते हैं, और एकदम से कट ऑफ कर देना तो उनका वो भी एक किस्म का लॉस है। आप वो ना करते, लेकिन अच्छा आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अब उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। हम सबको पता है हमारी लोकल मार्केट्स के अंदर, इवन मोस्टली मार्केट के अंदर, आप कैरियर बैग, शॉपिंग बैग दोबारा उसी तरह यूज करें। ये भी क्या है, नेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। कौन देखता है? एनवायरनमेंट वाले देखते हैं, ठीक है। बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज या फैक्ट्रीज की वो एक्टिविटीज जो एक्सटर्नल नेचुरल एनवायरनमेंट को पॉइजन ना करें, वो भी किस में आता है? नेशनल एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज भरी हुई हैं जिसके अंदर हमारी नेशनल एनवायरनमेंट पॉइजन हो रही है, और कोई ऐसा मसला नहीं है, और लोग उसमें टेक केयर नहीं कर रहे, ठीक है। वैल्यू मार्केटिंग काशिफ हम पिछले चैप्टर में सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चले मैं आखिर दोबारा इसको देख लेता हूँ आखिर में। अच्छा जी, नेचुरल एनवायरनमेंट मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्लियर होगा, और पाकिस्तान में एनवायरनमेंट वाले देखते हैं। जैसे यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर तरलाई वाले इलाके के अंदर लाइन में होते थे डाखाना स्टॉप के सामने 35 से 40 भट्ठे। अब उस जगह पे पॉपुलेशन करीब आ गई है, अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो एनवायरनमेंट वालों के नोटिस उनको आए, भट्ठा मालकान को, कि पॉपुलेशन करीब आती जा रही है, अब आप अपने भट्ठे यहाँ से वाइंड अप कर लें। तो सारे लोगों ने बहुत दूर रवात वाली साइड पे ज़मीन बाय की, और ज़मीन बाय करके कुछ लीज पे लेके वहाँ पे अपने भट्ठे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। अब डेंगू का जो है वो सारा इश्यूज हैं। तो ये इन्वायरमेंट वाले एक्टिव हैं कि ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। जैसे मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं कि जो एक आप पंचर लगाने वाली जो टायर की शॉप है, जिसके पास एक टब भरा हुआ होता था, और पानी जिसके अंदर वो पानी में भिगो के जो है वो पंचर आइडेंटिफाई करते थे, इन्वायरमेंट की वजह से, डेंगू की वजह से उनको वो अलाउ नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। तो अब वो एक
बड़ा पानी जो है, पानी का टब नहीं रख सकते जिसमें वो टायर को भिगो के पंचर चेक करते हैं। वो स्मॉल पानी जग में या बॉटल्स में रख के वो फेंक के चेक करते हैं टायर के पंचर को। तो दीज आर ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये देखें डिपेंड करती है। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया 3G एंड 4G आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर के साथ लिंक है। 5 साल जरदारी की गवर्नमेंट रही, 3G 4G नहीं लाया, नवाज शरीफ के फौरन 3G 4G लेके आ गए। तो आई एम नॉट फेवरिंग एनी, बट डिपेंड के दैट आल्सो बैक बाय द पॉलिटिकल फैक्टर एज वेल। और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर यहाँ पे तो बहुत कम है इंडस्ट्रीज यहाँ पे हमने विजिट की। जैसे मैं कहता हूँ राहत वुलन हमने विजिट की, हतार वुलन विजिट की, सरहद फ्लोर मिल्स विजिट की, रावल फ्लोर मिल विजिट की, इत्फाक एल्युमिनियम विजिट की, सेब्रो टेक्नोलॉजीज, पेप्सिको, लेमन माल्ट एंड पीच माल्ट एंड लोड्स ऑफ अदर फैक्ट्रीज हमने जो है, HEC हैवी इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स हमने विजिट किया, लतीफ ऑयल इंडस्ट्री विजिट किया। तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं वहाँ पे वो इन कंपनीज को इन्फोर्स करते हैं कि आपकी जो फैक्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी है वो पुरानी यूज हो रही है, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये उसका स्टैंडर्ड है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो खुद से वर्किंग नहीं करते। AT&T का चेंज मैनेजमेंट का मैंने केस किया, AT&T ने 96 के अंदर चेंज लेके आया, 2000 तक एक तक चेंज गया, फिर 2004 में चेंज लेके आया, 2011 तक वो चेंज गया। और वो सारे AT&T के चेंज किस वजह से थे कि अमेरिका की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इनको कट ऑफ टाइम दे दिया था कि ये नई टेक्नोलॉजी है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप बिजनेस कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। 2001 में कट ऑफ टाइम दिया, 96 में उन्होंने चेंज स्टार्ट कर दिया और उनको अल्टीमेटम पहले दे दिए। ये नहीं है कि जिस तरह शॉपिंग बैग बंद किए तो रातों रात बंद कर दिए, 6-7 साल पहले बता देते हैं कि ये टेक्नोलॉजी 6 साल बाद खत्म हो जाएगी। फिर अगेन उनको 2012 में कट ऑफ टाइम दे दिया और 2006 या 7 के अंदर उन्होंने दोबारा से चेंज किया। तो फैक्ट्रीज को ये वॉच डॉग्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो बताते हैं कि आपने टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या करना है, अपनी फैक्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब जैसे हम साउथ अफ्रीका के अंदर विजिट कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के अंदर हमने निसान कंपनी को विजिट किया, ठीक है। जो हमें विजिट करा रहा था साउथ अफ्रीका, आपको बताता चलूं, एक रेम्बो नेशन है। ये वर्ड यूज किया था नेल्सन मंडेला ने कि साउथ अफ्रीका इज अ रेम्बो नेशन, और वाकई रेम्बो नेशन है। 14वीं सदी के अंदर डच गए थे वहां पे रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए, उनकी फौज के साथ जर्मन और ये फ्रेंच भी थे, डच खुद हिमसेल्फ थे, और ये जर्मन और फ्रेंच स्लेव ट्रेड करते थे, गुलामों की तिजारत किया करते थे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जो हमारा बस का ड्राइवर था वो फ्रेंच था, और वो कहता था मेरे दादा अब्बू जो है वो स्लेव ट्रेड किया करते थे, दादा परदादा। कहता है मैं भी अब बंदे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता हूँ, लेकिन मैं गुलाम नहीं लेके जाता बल्कि मैं टूरिस्ट को लेके जाता हूँ। अच्छा खैर, जो हमें विजिट करा रहा था, क्योंकि 16वीं सदी में बरतानिया एंटर हुआ और बरतानिया के साथ स्किल्ड लेबर इंडिया पाकिस्तान से गई, कुक्स उन्होंने मलेशिया और इंडोनेशिया से बुलाए, और फौज में उसके आपको पता होगा स्कॉटलैंड भी बरतानिया के अंदर अब भी आता है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से बिल्कुल न्यूकासल सिटी जहां से मैंने पढ़ा उसके 1 घंटे बाद स्कॉटलैंड स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमें विजिट करा रहा था वो स्कॉटिश आदमी विजिट करा रहा था, और बड़ा एजेड, ऑलमोस्ट 50-55 ग्रे हेयर्स उसके थे, और निसान फैक्ट्री को जो है वो विजिट करवा रहा था। विजिट कराते कराते मेरे से बिल्कुल आगे चल रहा है, और वो कहता है कि जी हाँ, हमारे पॉलिटिकल फैक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी कंपनी बिजनेस करेगी वो 65% मैनुअल करेगी और 35% टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो विजिट तो हम कर रहे थे और काफी विजिट कर चुके थे, तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि आई डोंट थिंक सो दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस equation. It's more than 35% technology you are implementing over here. मेरे से आगे चल रहा था, उसने कहा yes, that's true. हमारे पास वायरलेस हेडफोन लगे हुए थे, और जिसके थ्रू हम वो जो बोल रहा था माइक पे वायरलेसली हम सुन रहे थे।
तो मैं कहा what you will do, government will not ask you, or government authorities don't come to you and ask you that why you are implementing more than 35% of technology. लिटरली आप इमेजिन करेंगे, वो पीछे मुड़ा, उसने अपना हाथ रोल किया और मेरी पॉकेट के अंदर अपना हाथ डाला और साथ ही कहता है वी ब्राइब देम, हम उनको रिश्वत देते हैं, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका में भी चलता है, वहां पे भी हम देख रहे थे, इशारा अगर जरा सा भी चांस हो कि इशारा जो है वो बंद होने लगा है तो लोग निकाल के ले जाते थे, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। क्यों, रीजन क्या है, क्यों 35% टेक्नोलॉजी और 65% मैनुअल है? क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर बड़ी गरीब नेशन है। हमने केप टाउन विजिट किया, जोहान्सबर्ग, पिलान्सबर्ग, स्वीटो, सफारी पार्क विजिट किया। तो स्वीटो तो बहुत ही पुअर नेबरहुड है, बहुत गरीब लोग रहते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 40 to 60% है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल फैक्टर है, गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है कि जो आओ साउथ अफ्रीका के अंदर बिजनेस करो, लेकिन आपकी फैक्ट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगी वो टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो 35 and 65% की रेशो जो है उस पे होगी, ठीक है, कि आप 35% से ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वही टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। अब देख ले, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, न्यूकासल में मैं रहता था, संडरलैंड के अंदर निसान का प्लांट था और मेरा क्लास फेलो केनेथ फ्लेमिंग वहां पे जॉब करता था। केनेथ कहता है कि हमारी फैक्ट्री के अंदर इट्स टोटली ऑटोमेटेड, ये टोटली ऑटोमेटेड फैक्ट्री है। क्यों कि बर्तानिया के अंदर ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, बर्तानिया की गवर्नमेंट की वजह से, कि आप 35% या 50% या 80% टेक्नोलॉजी करो, 20% मैनुअल करो, नहीं। वो कहते हैं अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई आके 100% भी टेक्नोलॉजिकल फर्म करता है और जीरो मैनुअल है तो वो कर सकता है, क्योंकि बर्तानिया को जरूरत नहीं है कि वहाँ पे जो है मोस्टली जो है वो टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल काम करें, 50-50% नहीं। वो कहती है टोटल भी टेक्नोलॉजी यूज होती है तो यूज करें, क्योंकि हमें अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मसला नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी है, लफार्ज हमने विजिट किया, लफार्ज टोटली ऑटोमेटेड, ठीक है, मतलब हर चीज उसकी, और दैट वाज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। आप रेडको को देख लें, काफी कंप्यूटराइज्ड है वो, ठीक है। लेकिन कुछ हमने ऐसे भी विजिट की जिनको खुद ही ऐसे कोई इतना कंसर्न नहीं है और उन्होंने अपनी सारी मैनुअल रखी हुई है, ठीक है, और वो मैनुअल चला रहे हैं, क्योंकि उनको अथॉरिटीज भी वॉच नहीं कर रही कि आप इनोवेट करो और आप अपनी इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करो। और फिर वही बात आती है कि इन्हीं के फैक्ट्री के वेस्ट जो है पॉपुलेशन के अंदर जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वो अथॉरिटीज को जो है वो ब्राइब दे देते हैं। तो ये फैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर ज्यादा हैं, ठीक है, जिसकी वजह से करप्शन एंड ब्राइबरी है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को टेक केयर नहीं किया जाता। लीगल के ऊपर आऊँ तो लीगल की अलग से स्टोरीज हैं जो हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, आपने देखना है कि उस मुल्क के, देखें अगेन ये मैटर क्यों करता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। क्लास बस में आपके क्वेश्चन है मैं लेता हूँ, आई नो कि टाइम शॉर्ट है, आज ना ले सका तो कल हम ले लेंगे, कोई मसला नहीं, कल इसी को मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। दिस डोंट पैनिक। मोस्ट ड्रामेटिक फोर्स इन चेंजिंग द मार्केट प्लेस। देखिए जहां पे टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्ट के अंदर रूह फूंकती है। ये जो वर्ड में यूज करो ना, रूह फूंकती है, वाकई जब वो रूह फूंकती है तो उसी फूंकी हुई रूह को मार्केटर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये एडिशनल फीचर है जो कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से आई है। वो तो बैक एंड पे कंपनी को पता है ना कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है तो हम अपने प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर ला सके हैं, और मार्केटिंग वाले फिर उस फीचर को, जो टेक्नोलॉजी रूह फूंकती है, फिर उस रूह को, जो उस फीचर को आइडेंटिफाई करते हैं, हाईलाइट करते हैं, शोर मचाते हैं, लोगों को बताते हैं अपने एड्स के अंदर कि हमारा प्रोडक्ट इस लिहाज से बेहतर है, ठीक है। जैसा कि अक्सर ये आप कह सकते हैं कि पानी वाली फैक्ट्रीज जो हैं वो कहती हैं कि हमारा प्लांट जो है वो लेटेस्ट है और ये हमने इंपोर्ट किया और पाकिस्तान में सबसे लेटेस्ट प्लांट मौजूद है जिसके अंदर
जो हार्ड पार्टिकल्स नहीं है और पानी के अंदर ये चीजें मौजूद हैं और हमारा पानी इस वजह से बेहतर है. तो any of the features, any of the thing that is much better than your competitors, you must highlight due to the technology. अगर टेक्नोलॉजी की वजह से आपने इम्प्लीमेंट किया है तो मार्केटर्स उसको पॉइंट को हाईलाइट करते हैं और उसको एनहांस करते हैं. अब देखिए क्लास, जैसे मैं निसान अल्टीमा की बात कर रहा था, वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हाइब्रिड कार्स हैं. ठीक है, ये जरा इन्वायरमेंट को अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप स्टडी करें तो जैसे 2014 और 15 के अंदर डेट्रॉयट शहर का नाम है जहां पे अमेरिका का और दुनिया के बड़े ऑटो शो होते हैं. तो डेट्रॉयट का जो ऑटो शो है वहां पे जब गाड़ियां प्रेजेंट हो रही थी तो हर गाड़ी अपना जो है वो कह सकते हैं हाइब्रिड कार्स और बैटरी पावर कार का वर्जन लेके आ रही थी. ठीक है, और उस टाइम ट्रेंड क्या था, पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो रही थी और दुनिया हाइब्रिड कार्स के ऊपर मूव हो रही थी या बैटरी पावर्ड कार के ऊपर मूव हो रही थी. लेकिन 15-16 ये स्लम हमने देखा और अभी बहुत ज्यादा स्लम है. अमेरिका के अंदर, दुनिया भर के अंदर जो रिजर्व्स हैं ऑयल के वो खत्म हो गए, भर चुके हैं. अब उनके पास ऑयल नहीं है कि वो और स्टोर कर सके. ठीक है, तो इस वजह से अब अगर कंपनीज को देखें तो उन्होंने बैटरी पावर्ड या हाइब्रिड गाड़ियों का वर्जन नहीं निकाल रही. क्यों कि अब जब ऑयल इतना सस्ता हुआ है तो लोग क्यों बैटरी पावर्ड गाड़ी लेंगे जब पेट्रोल सस्ता हो चुके हैं और वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को प्रेफर करेंगे. तो मेरी बात समझ, जब ओवरऑल दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें सस्ती होगी तो कंपनीज ने भी अपने हाइब्रिड कार्स निकालना खत्म कर दी. ठीक है, 13, 14, 15 के अंदर डेट्रॉयट ऑटो शो के अंदर हर गाड़ी ने अपना हाइब्रिड गाड़ी का वर्जन निकाला था. लेकिन आज देख लें, पेट्रोल की कीमतें सस्ती हैं तो कोई गाड़ी भी अपना बैटरी पावर्ड गाड़ियों के जो वर्जन नहीं निकाल रही है, बल्कि जो करंट हैं उनकी भी डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो गई है. ठीक है, क्लास रियली सॉरी, दैट वाज इट. और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे हम क्लोज करते हैं इसको. ठीक है, अच्छा, व्हाइट कॉलर हम कहते हैं कि ये जो जो ऑफिस जॉब करने वाले हैं. ठीक है, जो फॉर्मल जॉब करते हैं. ठीक है, वैल्यू मार्केटिंग, हम वैल्यू फॉर मनी जो डिस्कस किया था वही है. उबर की हमने जो वैल्यू मार्केटिंग हमने डिस्कस की थी. ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है. रिव्यू में करवा देता हूँ. जिले बस इसका कोई पता नहीं आप क्या कह रहे हैं. DUCH, ड्यूश, कोई रियासत, आई डोंट नो एग्जैक्टली. अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर होगी. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इजाजुल्लाह, लास्ट टॉपिक यही था कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं जो कंट्री की तरफ से आते हैं या फिर आपके कंपेटिटर्स को आप देखते हैं अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपने लाजमी करना है. अथॉरिटीज की तरफ से हैं. जैसे अगर इन टेक्नोलॉजिकल में इन शॉर्ट बताऊं कि देखें, जो कंपनी आज से 3-4 साल पहले 3G 4G लॉन्च हुई, किसी ने ना इम्प्लीमेंट की होती तो आज वो कंपनी बिजनेस से आउट हो चुकी होती. उसको गवर्नमेंट कहती या ना कहती कि आपने जी 3G इम्प्लीमेंट लाजमी करनी है, अगर वो कंपनी गवर्नमेंट नहीं भी कहती है कि लाजमी करनी है और वो कंपनी आज तक ना करती, चाहे मोबिलिंक होती, चाहे जोंग होती, चाहे टेलीनॉर, तो पाकिस्तान के अंदर वो बिजनेस से आउट हो चुकी होती. ठीक है, क्यों कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उन्होंने इंप्लीमेंट करना है, कस्टमर सारे मूव हो जाएंगे 3G 4G की तरफ, और ये कंपनी नहीं कर रही है तो लोग इसको यूज करना खत्म कर देंगे. ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर था. क्लास क्विक एक रिव्यू में इसका कर लूँ. ठीक है, आज हमने इन्वायरमेंट पढ़ी है. इन्वायरमेंट का यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है. मार्केटिंग एनवायरमेंट, anything and everything that is outside the boundary of the organization is an environment. ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट, इमीडिएट एनवायरनमेंट जो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन है, आपके सप्लायर, आपके कस्टमर, आपके कंपेटिटर्स, ये माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. दीज आर द माइक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, कंपनी, सप्लायर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, टाइप्स ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज, रीसेलर्स हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज हैं. ये सारे जो हैं वो टाइप ऑफ आपकी मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रीसेलर्स जो फर्दर आगे रीसेल करते हैं, आपके रिटेलर्स भी आ सकते हैं, आपके होलसेलर्स भी रीसेलर्स के अंदर आ सकते हैं. मार्केटिंग सर्विसेज फर्म्स, ऐसी एजेंसीज जो आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन करती हैं, मार्केट करती हैं,
या डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे शान मार्केटिंग कंपनी बहुत ज्यादा पिंडी इस्लामाबाद में घूमती है, जो कि मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जस्ट इग्नोर दैट वन, लीव इट। कंपैटिटर्स जो अगेंस्ट आपके कंपटीशन में आते हैं, ठीक है। पब्लिक्स, तीन टाइप के पब्लिक मैंने कहा था, इंटरनल, जर्नल एंड आप मीडिया पब्लिक की बात करें, जो इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में। जैसे अमेरिका के अंदर मैंने बताया कि जो जनरल पब्लिक है वो इस लिहाज से कंसर्न थी, उन्होंने नेस्ले को बाउंड किया कि आप दिन का कितना पानी निकाल सकते हैं, उसके ऊपर लिमिट सेट की, ठीक है। और समडे में ऐसा होता है कि लिमिट सेट करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट जब देखती है कि नीचे पानी की मिकदार कितनी है तो उसी लिहाज से उनकी लिमिट्स को सेट किया जाता है, ठीक है। ये पब्लिक्स के अंदर है। कस्टमर्स, इसमें दो चीजें मैंने बताई हैं, कंज्यूमर एंड बिजनेस मार्केट है। कंज्यूमर है मैं और आप, ठीक है। हम रिटेलर से लेते हैं, जाके होलसेलर से लेते हैं, तो हमारा उनसे रिलेशनशिप बिजनेस टू कस्टमर आता है या कंज्यूमर आता है। बिजनेस मार्केट्स वो मार्केट्स जिसमें बिजनेस एक दूसरे बिजनेस से डील करता है। जैसे निसान कंपनी को अपनी गाड़ियां बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो जो सप्लायर रॉ मटेरियल दे रहा है उस सप्लायर का और निसान कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक हमने देखी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग एजुकेशन भी इसके अंदर आती है, ठीक है। ज्योग्राफिक पॉपुलेशन, एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, ये डेमोग्राफिक के अंदर आती हैं। इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड पॉइंट देख लें, पहला इग्नोर कर दें, ठीक है। मूव फ्रॉम रूरल टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज, पाकिस्तान के अंदर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में ये डेमोग्राफिक फैक्टर क्या है कि लोग कितने और कितनी तेजी से शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। चेंज इन वेयर पीपल वर्क, कहाँ पे लोग काम करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, वाइट कॉलर जॉब है या मजदूर तबका है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। टेलीकम्युनिकेटिंग, घर से बैठ के या फिर वाया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते लोग कितनी जॉब कर रहे हैं और लोग कम्यूट कितना करते हैं, आते जाते कितना है, ये सारे डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं, ठीक है। एजुकेशन, मोर वाइट कॉलर, ठीक है। ये वर्कफोर्स की हमने बात की है। एजुकेशन का मैंने लिंक आपको बताया निसान अल्टीमा के एड से, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं। जिस जगह पे लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे, अवेयर्ड होंगे, वहां पे कंपनी उसी लिहाज से एडवर्टाइज करेगी, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमी बहुत इंपैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनके बाइंग पावर, यहाँ पे पहला वर्ड ही है परचेजिंग पावर के ऊपर। अगर इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होगी तो उसी लिहाज से कंपनीज के प्रोडक्ट भी और मार्केट होंगे और उनकी सर्विसेज भी उसी लिहाज से होंगी, ठीक है। इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है तो फिर आपकी सर्विसेज भी सही नहीं होंगी, ठीक है। और कंपनीज की मार्केटिंग भी उसी लिहाज से इकोनॉमिकल कंडीशन को देख के होगी और प्रोडक्ट प्रोडक्शन भी उस लिहाज से होगी, प्राइसिंग भी उस लिहाज से होगी, हर चीज इंपैक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा वैल्यू मार्केटिंग, वैल्यू फॉर मनी, इकोनॉमिकल कंडीशन कम है तो लोगों के लिए सस्ती कार ऑफर कर देना। इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर है, टाटा नैनो अमेरिका में लॉन्च नहीं होगी, बिलीव करें नहीं होगी, फेलियर हो जाएगा। क्यों? अमेरिका के अंदर एक तो उनका कॉन्सेप्ट है, वो बड़ी गाड़ियां और बड़ी चीजें यूज करते हैं, रोड्स भी बड़ी हैं, बिल्डिंग्स भी बड़े हैं और बंदों के अगर देखा जाए तो साइज भी बिगर साइज है और वहां पे हर चीज जो है वो लाइक की जाती है। फ्यूल भी सस्ता है, ठीक है। और टाटा नैनो जैसी गाड़ियां पॉपुलर नहीं होंगी, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्यों कि उन्होंने ये ऑफर की इंडिया के अंदर जहाँ पे लोगों की पॉकेट अफोर्ड नहीं कर सकती है, टाटा नैनो वहां पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। तो ये चीज लाजमी है कि नैनो को आप अमेरिका के अंदर लॉन्च नहीं कर सकते। नेशनल एनवायरनमेंट ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो एक्सटर्नल नेशनल एनवायरनमेंट को पॉइजन करती हैं, उसके बारे में हम ये अभी देख रहे थे। नेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ये है। कल इंशाल्लाह इसको रिवाइज कर लूंगा। कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, रेज हैंड बार बार हो रहे थे। एक्चुअली दीज डेज बाय जो मेरा अपना नंबर है उसका स्मार्टफोन का वो नहीं चल रहा, लेकिन नंबर आप मेरा ले लें 0333 520 7717 0333 520 7717।
अच्छा वसीम, देखें पहले हमने बताया ये जो बुक है आपकी ऑलरेडी मेरी ड्राइव के अंदर मौजूद है, जो आपकी ईएम की एंटरप्राइज मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी बुक लिखी हुई है जो आईसीएमए की तरफ से, वो मेरी गूगल ड्राइव के अंदर मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके हर पार्ट की जो बुक्स हैं और स्लाइड्स हैं जो अलग से पूरी पूरी बुक्स हैं, जैसे मैंने मार्केटिंग की स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की कंप्लीट है, तो वो मार्केटिंग की बुक है। एचआर की मैंने आपसे सारी स्लाइड्स और बुक शेयर कर दी है, ठीक है, तो वो भी ड्राइव के अंदर मौजूद है। लेकिन जो ईएम की है, क्योंकि एंटरप्राइज मैनेजमेंट आईसीएमए ने एक स्पेसिफिकली कोर्स डिजाइन किया है और जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स के अंदर डालें, 4 पार्ट्स हैं इसके, जिसमें एचआर है, मार्केटिंग है, ठीक है, आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट है और आपकी जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो वो बुक तो ऑलरेडी आपकी ड्राइव के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। बाकी जो सेपरेट है, क्वालिटी है, एचआर है, मार्केटिंग है, उसके सारे मटेरियल भी मैंने क्वालिटी के नहीं लेकिन एचआर के और मार्केटिंग के मेरी ड्राइव पे मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है क्लास, आई हैव टू गो, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल इसी से आगे हम एनवायरनमेंट और फिर हम कंज्यूमर मार्केट पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास एंड अल्लाह हाफिज। सर वो अनाउंसमेंट कर दीजिएगा जो मैंने आपको अच्छा, रियली सॉरी, एक अनाउंसमेंट है, अटेंडेंस थोड़े सर मुझे ब्रेक के बाद बिल्कुल याद आया था फिर भूल गया। स्टूडेंट एक अनाउंसमेंट है मैनेजमेंट की तरफ से कि काइंडली अब आप लोग नेक्स्ट टाइम जब लॉग इन हो, ठीक है, तो आप अपना जो नाम है, कंप्लीट नेम, फर्स्ट नेम एंड सरनेम, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आईसीएमए की तरफ से मिला है, ठीक है, आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉग इन हो, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आ रहा है एनॉनिमस अटेंडीज की तरफ से, ठीक है, इंट्रूडर्स इन हो जाते हैं और वो मिसबिहेव करते हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है, तो इस वजह से अब वही लोग लॉग इन होंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आईसीएमए की तरफ से मिला है और अपने प्रॉपर रजिस्टर्ड जो नाम है उससे लॉग इन होंगे, ठीक है क्लास। तो ये लाजमी अनाउंसमेंट मैं कल पहली क्लास शुरू करने के बाद फिर भी कर दूंगा, तो आप काइंडली जो है अपने नाम से जो है वो अपनी आईडीज बना लें ताकि आप लोग लॉग इन हो सकें और क्लास अटेंड कर सकें। थैंक यू ठीक सर। है क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।